हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई होप आपने रिवीजन कर लिया होगा अच्छे से एंड जितना भी हमने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ लिया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। फाइनली वी डन विद 7 चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी एंड 7 चैप्टर्स आर लेफ्ट। लास्ट जो 2 एनसीईआरटी के चैप्टर होते हैं वो कभी ये वाले इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं था वैसे लास्ट 2 भी नहीं है, तो 7 आर लेफ्ट। द बेस्ट थिंग इज अब जो 7 चैप्टर्स है ना, एक तो इनका बहुत शॉर्ट है, नंबर 2 इनका वेटेज काफी ज्यादा है, मतलब क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं इसमें से, एंड नंबर 3 इसमें रटना ज्यादा नहीं है, कंसेप्ट बेस है, रटना नहीं पड़ेगा ज्यादा। तो दिस इज द बेस्ट थिंग। अब इसको शुरू करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली वी आर गोइंग टू स्टडी द 7 चैप्टर लैंडफॉर्म एंड द एवोल्यूशन। ठीक है, अब लैंडफॉर्म एंड द एवोल्यूशन की चीज समझो क्यों इट इज इंपॉर्टेंट। 2023 मेंस में यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था ऑन फ्योर्ड्स, FJORD ऐसे इसकी स्पेलिंग होती है। फ्योर्ड्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया था कि इसमें बोलता था कि ये बहुत सीनेरिक होता है, मतलब बहुत सुंदर सी जगह होती है, क्यों? तो दैट वाज द क्वेश्चन। अब जिसको ये वर्ड के बारे में नहीं पता है वो नहीं अटेम्प्ट कर पाएगा, और जिसको पता है वो कर पाएगा। ये वर्ड कहाँ से उठाया? एनसीईआरटी में से, इस चैप्टर में से। सिंपल। तो हमें किसी से फोकस करना है कि हम एक चीज को, जो एक लैंडफॉर्म है ना, उसको अच्छे से समझे। राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। अब लैंडफॉर्म क्या होता है? आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हो। आपने देखा अपने आसपास माउंटेन्स हैं, लेक्स है, ठीक है, रिवर्स है, रिवर्स की वजह से कुछ कुछ अलग अलग टाइप की लेक्स बन जा रही हैं, कुछ रास्ते बन जा, कुछ चैनल्स बन जा रहे हैं। वैलीज देखी, जिसको खाई बोलते हैं, राइट, गड्ढे देखे। ये सब चीजें क्या हैं? ये लैंडफॉर्म है। इनफैक्ट डेजर्ट में जो आप सैंड ड्यून्स तक देखते हो ना, दैट इज ऑल्सो लैंडफॉर्म। तो बेसिकली किसी भी चीज को जो अपने आसपास देख रहे हो, राइट, कोई भी लैंड फीचर जो हो गया उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडफॉर्म बोलते हैं। तो क्या लैंडफॉर्म शुरू से थे? जो आज हमें दिख रहे हैं लैंडफॉर्म, क्या शुरू से ऐसे ही थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या माउंटेन्स थे पहले जब जब अर्थ बनी? बिल्कुल भी नहीं था। इंडिया में हमने हिमालयस देखे तो कब बने? बाद में बने ना, आफ्टर पैसेज ऑफ टाइम। फिर हम अब क्या लैंडफॉर्म्स केवल बनते हैं, बिगड़ते नहीं है? बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल बिगड़ते हैं, सब कुछ होता रहता है। जैसे पहले बड़े बड़े जो लार्जेस्ट माउंटेन थे अरावलीज, वो आज क्या बन गए? छोटे छोटे हिल्स बन गए हैं। क्यों बन गए हैं? इरोजन की वजह से बन गए हैं। तो क्या इरोजन ने एक अलग टाइप का लैंडफॉर्म नहीं बना दिया? बिल्कुल बना दिया। तो हम पढ़ने वाले लैंडफॉर्म को और उसके एवोल्यूशन को, कि किस तरह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। सिंपल। इसको रीड करते हैं। Geomorphic agents are capable of erosion and deposition. The two sets, erosion and destructional and depositional और constructional landforms. ठीक है, अब लैंडफॉर्म दो तरह से बनते हैं, या तो इरोजन से बनेंगे या डिपोजिशन से बनेंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। राइट, अब इरोजन से बनने वाले एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो ये एक जगह है, ये तो माउंटेन है नॉर्मल से, यहाँ से रिवर बह रही है, ठीक है, यहाँ से रिवर आगे आगे जाके बह रही है। अब रिवर जहाँ जा रही है वहाँ इरोजन करती हुई जाती है, ठीक है। अगर आप जैसे जहाँ रिवर बह रही है, अगर आप वहाँ से पानी को हटा दो तो आपको क्या मिलेगा? एक इस तरह का एक पैसेज मिलेगा, जिसमें बहुत ये बोलते हैं टाइप ऑफ गली देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। अब क्या हुआ? पहले तो माउंटेन ऐसा था, अब यहाँ से रिवर बह रही है तो यहाँ पे इरोजन तो होगा ना, इरोजन होता रहेगा होता रहेगा, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे वैली बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वैली, जिसको हम क्या बोलते हैं? खाई बोलते हैं ना, वो वैली बन जाएगी। ऐसे दो माउंटेन जो पहले ऐसे थे, अब वो ऐसे दिखेंगे, ठीक है, और ये हमारी क्या बन जाएगी? वैली, क्योंकि यहाँ पे इरोड करती रहेगी रिवर। राइट, तो यहाँ पे क्या हुआ? इरोजन से एक लैंडफॉर्म बना। कौन सा लैंडफॉर्म बना? वैलीज बनी। अब आप बोलो डिपोजिशन से कैसे बनेगा? अब देखो, रिवर यहाँ से शुरू हुई और बहती गई बहती गई बहती गई। अब क्या हुआ? जो मटेरियल, जो यहाँ से मटेरियल को इरोड करके लाई थी रिवर, कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगी, तो एंड में कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट कर देगी मटेरियल को। कहाँ डिपॉजिट करती है? बिल्कुल समुद्र में जाने से पहले डिपॉजिट करती है, इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा। क्या बोलते हैं उसको? डेल्टा। डेल्टा मतलब जब रिवर आती है और अपने साथ इरोडेड मटेरियल को इकट्ठा कर लेती है, तब जो लैंडफॉर्म बनता है दैट इज डेल्टा। तो ये किससे बना है? डिपोजिशन से बना है। किससे? डिपोजिशन। ये किससे बना था? वैलीज किससे बनी थी? इरोजन से। समझ गए? हम इसको बहुत डिटेल में करने वाले हैं, हम हर चीज को पढ़ेंगे। जैसे वाटर के थ्रू इरोजनल लैंडफॉर्म कौन से बनते हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन से बनते हैं, विंड के थ्रू इरोजनल और डिपोजिशनल कौन से बनते हैं, ग्लेशियर के थ्रू इरोजनल एंड डिपोजिशनल कौन से बनता है, हर चीज को हम पढ़ने वाले हैं। समझ गए? तो अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहली बात, जो भी हमें आसपास लैंडफॉर्म दिख रहे हैं वो या तो इरोजन की वजह से दिख रहे हैं या डिपोजिशन की वजह से दिख रहे हैं। सिंपल। इरोजन होगा तो क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। हिल, बड़े बड़े माउंटेन्स थे, माउंटेन्स को का इरोजन हो के क्या बन गया? हिल्स बन गए। तो हिल्स कैसे है? डिस्ट्रक्शनल है। डिस्ट्रक्शन किसका हुआ है? माउंटेन्स का। डिपोजिशनल क्या? कंस्ट्रक्शनल है। पहले तो कुछ भी नहीं था, पहले समुद्र के पास बस नॉर्मल सा एरिया था, अब वहां पे आके मिट्टी इकट्ठी हो गई काफी सारी, तो थोड़ा सा हमें लैंड देखने को मिल गया, बड़ा सा एरिया लैंड का। तो वो क्या है? डिपोजिशन है, मतलब कंस्ट्रक्शन, कुछ चीज कंस्ट्रक्ट हो रही है। समझ गए? ये और भी कुछ सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक स्टेबिलिटी ऑफ सी लेवल, टेक्टोनिक प्लेट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ये सब चीजें हम समझ गए। अब आते हैं रनिंग वाटर पे। राइट, अब रनिंग वाटर पे आने से पहले ना कंसेप्ट समझते हैं कि रिवर के चक्कर क्या है, किस तरह से वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स को बनाती है। तो लेट मी एड अ पेज एंड देन वी विल अंडरस्टैंड। अब इस चीज को समझो। ये है हमारे माउंटेन्स, ठीक है, यहां से आई रिवर, ये प्लेन में आ गई, इस एरिया के बाद ये प्लेन में आ गई, और ये इस तरह से बहते बहते फाइनली ये हमारा सी है, ठीक है, फाइनली यहाँ पे आके मिल जाएगी सी के अंदर। राइट, अब एक बात समझना, जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स की एज होती है ना, उसी तरह से एक रिवर की भी एज होती है। 3 एज होती है, एक होती है यूथ, ठीक है, तीसरी होती है मेच्योर, सॉरी दूसरी होती है मेच्योर, और तीसरी होती है ओल्ड। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है? यूथ, मेच्योर और ओल्ड। समझ गए? अब यूथ में क्या होता है? बच्चा क्या होता है? बच्चे के अंदर खूब एनर्जी होती है, अच्छी खासी एनर्जी होती है,
तबाही मचाता रहता है कि नहीं? वैसे ही रिवर जो अपनी यूथफुल एज में होते हैं तो काफ़ी तबाही मचाती है। मैच्योर क्या होता है? परफेक्ट बैलेंस है कि थोड़ी बहुत एनर्जी है, उतनी एनर्जी तो नहीं है ऑब्वियसली, थोड़ी बहुत एनर्जी है एंड थोड़ा बहुत रेस्ट लेना भी शुरू कर दिया। एंड ओल्ड में क्या होता है? एनर्जी बचती ही नहीं है, तो इंसान क्या करता है? चीज़ें छोड़ना शुरू कर देता है, राइट? खैर इसको आगे देखेंगे। बट जब रिवर बहन जहाँ से निकलती है ना रिवर, मान लो ये ग्लेशियर है, ठीक है, ये ग्लेशियर है कि इस ग्लेशियर को पिघल के रिवर नीचे आ रही है। तो जब रिवर प्लेन तक पहुंचती है ना, तब तक वो कौन सी स्टेज में होती है? यूथफुल स्टेज में होती है। कौन सी स्टेज में होती है? यूथफुल स्टेज में। अब जब वो प्लेन में ट्रैवल कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? मेच्योर स्टेज। कौन सी स्टेज? मेच्योर। अच्छा, पूरे प्लेन में भी नहीं, आफ्टर आफ्टर फ्यू किलोमीटर्स या बोल सकते हैं आफ्टर अ लिटिल डिस्टेंस क्या होता है? रिवर अपनी एनर्जी कम कर देती है, मतलब रिवर में इरोजन करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम रह जाती है। एंड फाइनली क्या होता है? वो डिपोजिशन स्टार्ट करना शुरू कर देती है। यहाँ से इरोडेड मटेरियल लेकर के आई, राइट, यहाँ से इरोजन लेकर के करा, फिर वो डिपोजिशन करना शुरू कर देती है। तो जब वो डिपोजिशन करना शुरू कर देती है तो उसको क्या बोलते हैं? ओल्ड एज। हालांकि डिपोजिशन और इरोजन हर स्टेज पे होता है, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, तो कंफ्यूज मत करना। बट याद क्या रखना है कि यूथफुल स्टेज में इरोजन ज्यादा होगा, डिपोजिशन कम होगा। मेच्योर में क्या होगा? समवॉट एक बैलेंस कह सकते हैं, नॉट एडिकेट, बट इतना डिफरेंस नहीं होगा इरोजन और डिपोजिशन में। ओल्ड में क्या होगा? डिपोजिशन ज्यादा होगा, इरोजन कम होगा। समझ गए? ये आपको एज समझ में आनी चाहिए। जिस तरह से इसको याद कैसे करना है? जैसे बच्चे में यूथ में एनर्जी होती है, उस टाइम रिवर में भी बहुत एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी की वजह से बहुत ज्यादा इरोजन कर सकती है रिवर, राइट? अच्छा, हमने इसको यूथ को किस तरह से डिफाइन किया? यूथ वो स्टेज है जिसमें सबसे ज्यादा इरोजन हो सकता है। क्या हो सकता है? इरोजन हो सकता है, ठीक है। मेच्योर में क्या होता है? इरोजन कंपैरेटिवली कम होता है एंड जो ओल्ड एज होती है उसमें इरोजन बहुत ही कम हो जाता है और डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। तो ये हमने रनिंग वाटर का समझ लिया। अब रनिंग वाटर में भी क्या है? रेनफॉल भी आ सकती है, इसमें रिवर्स भी आ सकती है, एनीथिंग कैन बी इंक्लूडेड, ठीक है। जेंटल द रिवर चैनल इन ग्रेडियंट और स्लोप, द ग्रेटर इज डिपोजिशन। अब इसका मतलब समझो, ये हमारे माउंटेन्स है, राइट, फिर ये हमारा प्लेन आ गया, फिर ये हमारा समुद्र आ गया, दिस इज सी, राइट। अब यहाँ पे रिवर आ रही है, ये रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, इस तरह से फ्लो कर रही है, ठीक है, और ये जा रही नीचे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्लोप कहाँ पे ज्यादा है, तो आप बोलोगे यहाँ पे स्लोप ज्यादा है और यहाँ पे जो स्लोप है वो बहुत ही कम है। भाई प्लेन आ गया ना, बिल्कुल, तो स्लोप बहुत कम है। तो अपने दिमाग में कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि जब स्लोप ज्यादा होता है तो क्या होगा? इरोजन ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? पानी बहुत स्पीड से नीचे आएगा, बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे आएगा। क्यों? ग्रेविटी की वजह से। तो अपने साथ बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर तोड़ के ले आएगा या फिर डस्ट सैंड के पार्टिकल्स लेकर के आ जाएगा। बेसिकली जो भी माउंटेन है उसको इरोड करके आ रहा है। आप भाई रिवर के आसपास जाओ, आपको रेत मिलेगी, मिट्टी मिलेगी। वो मिट्टी क्या है? वो बेसिकली इरोडेड माउंटेन्स ही तो है कि नहीं? अब क्या होगा? ये रिवर आ गई प्लेन पे, यहाँ से हम आ गई प्लेन पे। अब क्या करेगी? ये जो जमीन है ना, ये जो मिट्टी है, अब इसको इरोड करना शुरू करेगी। अब तक तो पहाड़ को इरोड कर रही थी, अब इस मिट्टी को इरोड करना शुरू करेगी, ठीक है। धीरे 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 जैसे रिवर आगे बढ़ेगी तो उसकी इरोजन की कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पे थी? यहाँ पे सबसे ज्यादा थी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी, इसीलिए वो डिपोजिशन करना शुरू कर देगी। और जब स्लोप बहुत कम होता है, राइट, या फिर स्लोप जीरो के बराबर ही होता है, तो यहाँ पे जो डिपोजिशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? क्यों डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा? अब भाई उसमें एनर्जी नहीं बची इतना कुछ इरोड करने की। एक बात हमेशा याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब पानी अगर बहुत स्पीड से मूव कर रहा है तो वो इरोजन कर सकता है। तो पानी अपने अंदर बहुत सारी चीजों को बहा के ले जा सकता है। अगर पानी ठहरा हुआ है तो वो अपने अंदर इरोडेड मटेरियल को डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। इसका बेस्ट एग्जांपल समझते हैं। आपने एक काम करना, एक ग्लास लेना, ठीक है, इस ग्लास में डालना सैंड, क्या डालना? सैंड, और यहाँ तक डाल देना पानी। अब इसको स्टर कर देना, मतलब इसको अच्छे से घुमा देना, तो यू विल सी कि जो सैंड पार्टिकल्स इसमें घूमने लग जाएंगे और उसमें आपको लगेगा कि इट हैज बीन डिसॉल्व। अब इसको ना 2 घंटे के लिए एज इट इज ऐसे रख के छोड़ देना। तो जब आपने इसको घुमाया तो इसमें क्या था? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। तो क्या हुआ? जो भी इसमें मिट्टी थी सब डिसॉल्व हो गई पानी के अंदर, राइट। तो नीचे आपको कुछ दिखेगा नहीं। बट अगर आपने 2 घंटे इसको रखा तो काइनेटिक एनर्जी खत्म, वाटर ने मूव करना खत्म कर दिया, तो जितने भी सैंड पार्टिकल्स है ना वो सब नीचे आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वो जो पानी है उस मिट्टी को होल्ड ही नहीं कर पा रहा। सेम यहाँ पे होता है, अगर आप स्लोप पे आ गए और काइनेटिक एनर्जी नहीं बची पानी के अंदर तो डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देगी। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिवर की भी हमने जो स्टेजेस देखी वो हम समझ गए यूथफुल स्टेज क्या होती है। इसमें ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। यूपीएससी आपसे पूछेगा, आपको बता देगा वी शेप वैली है, ये वैली है, वो वैली है, और पूछेगा आपसे कि कौन सी स्टेज में है, या फिर बोल देगा ऑक्सबो लेके बताओ किस में बनती है, वाटरफॉल्स बताओ यूथफुल में बनती है, मैच्योर में बनती है, किस में बनती है। तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, वो नहीं होना है। यूथ आप समझ गए क्या होता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें बनती है? नंबर 1 वी शेप वैली बनेगी। नंबर 2 विद नो फ्लड प्लेन्स, मतलब फ्लड प्लेन्स नहीं होंगे, बहुत थोड़े से फ्लड प्लेन होंगे। फ्लड प्लेन क्या होता है? बेसिकली जब मिट्टी इकट्ठी हो जाती है किसी प्लेन वाले एरिया में, ये प्लेन एरिया, यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो गई और प्लेन सा बन गया और प्लेन बन गया, उसको बोलता है फ्लड प्लेन्स। तो यहाँ पे तो भाई इरोजन स्टार्ट हुआ है ना, डिपोजिशन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो फ्लड प्लेन्स कैसे बनेंगे? फ्लड प्लेन्स के लिए डिपोजिशन इंपॉर्टेंट है, राइट। वी शेप वैली बनेगी, कैसे बनी? ये 2 माउंटेन मैं आपको समझा चुकी। यहाँ से रिवर जा रही है इधर से, तो थोड़े सालों में वो ऐसे हो जाएगी, फिर और डेप्थ हो जाएगी, फिर और डेप्थ में चली जाएगी, राइट। तो इस तरह से क्या होगा? ये हमारा वी शेप वैली बन जाएगी। तो क्या क्या चीज आपको याद रखनी है? वी शेप वैली होगी, फ्लड प्लेन्स नहीं होंगे, होंगे तो बहुत कम होंगे, फिर मार्शेस होंगे, स्वैम्प होगा एंड लेक मिएंडर्स होंगे। अब इसको समझते हैं। मार्शेस एंड स्वैम्प क्या होता है? मार्शेस एंड स्वैम्प मतलब काइंड ऑफ दलदल जैसे आप बोल सकते हो, ठीक है, काइंड ऑफ दलदल, ठीक है। उसके अलावा हमारे मिएंडर्स हो सकते हैं। अब मिएंडर क्या होता है? जब रिवर जैसी प्लेन्स में एंटर करती है ना तो सीधे सीधे नहीं बह पाती, वो ऐसे बहती है, इस तरह से बहेगी रिवर, ठीक है, इस डायरेक्शन ऐसे बहेगी,
ऐसे बहने की बजाय ऐसे बहेगी, इसको क्या बोलते हैं मिएंडर्स। जब बेसिकली इस शेप में रिवर फ्लो होती है इसको मिएंडर्स बोलते हैं। तो वैसे मिएंडर्स हमें मैच्योर स्टेट में देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे कभी कभार हमको देखने को मिल जाता है, यूजुअली जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा हमको देखने को मिलता है, राइट। वाटरफॉल एंड रैपिड्स होंगे यहाँ पे। अब हम देखेंगे आगे वाटरफॉल रैपिड क्या होता है, उसको डरो मत। तो वाटरफॉल एंड रैपिड्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर आती है मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज में क्या है, जैसे ही रिवर आ चुकी है अब प्लेन्स पे, अब कंपैरेटिवली वो थोड़ी बड़ी, मतलब थोड़ा उसका विड्थ भी बड़ा होगा। जैसे ऊपर रिवर नैरो थी, अब यहाँ पे क्या होगा, कंपैरेटिवली थोड़ी इधर उधर फैलेगी तो विड्थ बढ़ जाएगी, राइट। यहाँ पे इरोजन कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो जाएगा एंड डिपोजिशन कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। यूथ की कंपैरिजन में बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जो वी शेप वैली ना बहुत डीप है, यहाँ वी शेप वैली शैलो थी, यहाँ शैलो है, देखो शैलो वी शेप वैली है, यहाँ डीप वी शेप वैली है। क्यों डीप है बताओ, क्योंकि यहाँ पे इरोजन ज्यादा हो चुका है। भाई यूथफुल स्टेज में इरोजन क्या हुआ, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये मत कंफ्यूज मत करना। यूथफुल स्टेज में जो रेट ऑफ इरोजन है दैट इज मोर डेफिनेटली, बट मेच्योर स्टेज में तो बहुत सालों से हो रहा है ना, यूथफुल में तो अभी जस्ट इरोजन स्टार्ट हुआ है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमें डेप्थ ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ मिएंडर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लिया यहाँ पे। जो स्वैम्प और मार्शेस है वो डिसअपियर हो जाएंगे, जो वाटरफॉल एंड रैपिड्स है यहाँ पे डिसअपियर हो जाएंगे, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपसे पूछती हूँ वाटरफॉल कहाँ पे बताओ, तो यूथ में है। रैपिड्स कहाँ पे है, यूथ में है। स्वैम्प एंड मार्शेस कहाँ है, यूथ पे है। मिएंडर कहाँ है, दोनों में है। ज्यादा कहाँ पर होंगे, मेच्योर स्टेज में, ठीक है। अब आती है ओल्ड स्टेज। तो भाई अब ओल्ड स्टेज क्या है, ओल्ड स्टेज में बेसिकली क्या होगा, हमारा डिपोजिशन होना शुरू हो जाएगा एंड हमें कुछ चीजें देखने को मिलेगी, जैसे नेचुरल लीफ एंड ऑक्सबो लेक। अब मैं इसका कंसेप्ट आपको समझाती हूँ, लेट मी ऐड अ पेपर। चलो पेपर नहीं, यहीं पे बता देते हैं। देखो जैसे ये लेक है, ये इस तरह से, सॉरी ये रिवर है, ये इस तरह से बहेगी, है कि नहीं। अब ना रिवर अपना रास्ता चेंज करती है, रिवर कभी एक ही जगह से नहीं बहती, रिवर अपनी जगह रास्ता चेंज करती रहती है। तो मान लो रिवर ने बहुत ज्यादा मिएंडर्स आने लग गए, रिवर ने ऐसे ऐसे फ्लो होने लग गई, बहुत एक्सट्रीम मिएंडर्स आने लग गए इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा, रिवर बोलेगी इतना मिएंडर क्यों करने, थोड़ा अपना रास्ता वापस चेंज कर लेता है। तो इसकी जगह क्या बन जाएगा, इसको भूल जाओ, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह इट विल स्टार्ट टू लुक समथिंग लाइक दिस, कि रिवर ऐसे बही एंड यहाँ अपने एक लेक बन गई। ये जो पार्ट है ना बेसिकली इसको काट दिया आपने, इसको काट दो। अब रिवर इसको काटने की बजाय अब इसका नया पाथ फिर जाएगा रिवर का, मैं आपको दूसरे पेन से दिखाऊं। अब रिवर का नया पाथ है ये, तो ब्लू वाला जो दिख रहा है वो पुराना पाथ हो गया, ये नया पाथ हो गया। क्या हुआ, ये जो एरिया है ना ये कट गया और ये एक छोटी सी लेक बन गई, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक। अब आप बोलो नेचुरल लीव क्या होता है, तो बेसिकली जब भी जैसे मान लो यहाँ से रिवर पास हो रही है, यहाँ से रिवर पास हो रही है, तो जहाँ पे रिवर पास होती है ना उसके आसपास के एरिया में थोड़ा मिट्टी का लेवल बढ़ जाता है। मतलब भी बोल सकते हो जैसे स्पीड ब्रेकर नहीं होता, स्पीड ब्रेकर देखा है ना, अगर दो स्पीड ब्रेकर के बीच में रिवर बह रही है तो जो साइड वाले स्पीड ब्रेकर है ना उनको क्या बोलोगे, नेचुरल लीव। बेसिकली क्या होता है, जब रिवर बहती है तो रिवर के आसपास वाला जो एरिया वो थोड़ा सा लिफ्टेड हो जाता है, उसको बोलते हैं नेचुरल लीव, सिंपल। अब इसको पढ़ते हैं आगे। तो आप समझ के तीनों चीजों को, यूथ में कौन कौन सी चीजें, मैच्योर में कौन सी है, ओल्ड में कैसी है, ठीक है। अब आते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स पे कि कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म है। सबसे पहले आता है वैली, वैली मतलब खाई, ठीक है। तो सबसे पहले जब वैली बनती है ना बहुत छोटी सी होती है, वो स्टार्ट होती है रिल्स से, फिर बनती है गलीज एंड फाइनली बनती है वैलीज, ठीक है। तो रिल्स क्या होता है, एक तो इसकी डेप्थ भी कम है, क्या है इसकी डेप्थ भी कम है, और ये थोड़ी नैरो भी है, राइट। अब क्या होगा, रिवर कहाँ फ्लो हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है यहाँ, यहाँ से रिवर निकल रही है थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ से रिवर निकल रही है। बेसिकली दो माउंटेन्स है एंड यहाँ से रिवर निकल रही है। अब रिवर क्या करेगी, इरोजन करेगी तो डेप्थ और बढ़ जाएगी, है कि नहीं। इरोजन करेगी तो डेप्थ और बढ़ गई, और क्या होगा, यहाँ अब मान लो रिवर ऐसे फ्लो करेगी, इतना एरिया में रिवर है, तो ये भी थोड़ा यहाँ से भी रोड करेगी और यहाँ से भी रोड करेगी नीचे के टूवर्ड्स भी, तो थोड़ा सा इसकी ब्रेथ और डेप्थ इसकी बढ़ गई। पहले यहाँ तक थी, अब कंपैरेटिवली थोड़ा बढ़ गया। फिर क्या हुआ, ओवर पैसेज ऑफ टाइम इसकी और डेप्थ बढ़ जाएगी एंड इसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी। तो पहले क्या थे, रिल्स थे, देन गलीज थे एंड फाइनली क्या होगा, हमारे वैलीज बन गए। तो मैं आपसे पूछूं रिल्स गलीज वैलीज किसका पार्ट है, इरोजन का, डिपोजिशन का, तो डेफिनेटली इरोजन का है, इरोजन से ही तो बन रहे हैं, राइट। फिर इसमें वी शेप वैली, वैलीज, गॉर्जेस, कैनियन वगैरह सब आने लग गए, राइट। अब गॉर्जेस एंड वैलीज आर सेम, इन दोनों में खाई होती है, कैनियन आर लिटिल डिफरेंट, ठीक है। अब जैसे कैनियन है, आपको कैनियन दिख रहा होगा, ये रिवर है जो दिख रहा है नीचे व्हाइट व्हाइट सा जो एरिया दिख रहा है, ये रिवर है। रिवर यहाँ से आई, ऐसे कहीं से घूमते घामते आई, ऐसे और ऐसे चली गई कहीं से घूमते घामते। तो ये जो आपको ये लैंड फीचर दिख रहा है ना, ये डार्क 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 डार्क, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, कैनियन बोलते हैं, राइट। बेसिकली अब मैं इसको ऐसे बताती हूँ, रिवर ऐसे जा रही है, तो जहाँ रिवर जा रही है ना वहाँ पर तो डिपोजिशन हो जाएगा। पहले पूरा नॉर्मल लैंड था, पूरा प्लेन लैंड है, अब यहाँ पे रिवर जा रही है इस तरह से। तो लाखों सालों बाद क्या होगा, जहाँ जहाँ रिवर फ्लो हो रही है ना वहाँ गड्ढा हो जाएगा, आसपास का एरिया हट जाएगा। तो बेसिकली ये जो एरिया देख रहे हो ना आपको, ये पहले पूरा इस लेवल पे होगा, पहले पूरा इस लेवल पे होगा। फिर क्या हुआ, यहाँ पे रिवर बही तो रिवर ने इरोजन करा, करे 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 इतना गड्ढा बन गया, ठीक है, समझ गए, दैट इज कैनियन। अब हम एक बार देख लेते हैं कि वाटरफॉल, प्लंज पूल्स वगैरह क्या है, ठीक है। हमने यहाँ पे भी देखा था ना वाटरफॉल, रैपिड्स वगैरह, तो उसको भी देख लेते हैं। देखो ये हमारा पहाड़ है, ऊपर से रिवर आ रही है और अचानक से रिवर नीचे गिरी। वाटरफॉल में क्या होता है, हाइट पे से पानी गिरता है बहुत जोर से, राइट। तो ये पहाड़ है,
पहाड़ पे से पानी आया नीचे गिरा एकदम अचानक से, तो जब गिरेगा पानी इतनी स्पीड से, तो क्या यहाँ पे एक गड्ढा नहीं कर देगा? इसका एग्जाम्पल कैसे करके चलता है। मान लो आप गार्डनिंग में पानी दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप अपने गमलों में पानी डाल रहे हो, तो क्या ये गमला है, इसमें ऊपर से पानी डालो तो क्या होगा, गड्ढा सा बन जाएगा, है कि नहीं? छोटा सा गड्ढा बन जाएगा उस एरिया पे। क्यों? क्योंकि जैसे आपने इतने स्पीड से पानी डाला ना, पानी ने उस एरिया को इरोड कर दिया, तो वहाँ पे गड्ढा बन गया, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही पानी आया ना, पानी पहले ये ऐसे दिखता होगा, पहले एरिया ऐसे दिखता होगा, यहाँ पे पानी आया, पानी ने इसको इरोड करा और यहाँ पे क्या बन गया, गड्ढा बन गया, राइट। पहले जो एरिया ऐसा था, अब वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा बन गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लंज पूल। क्या बोलेंगे, प्लंज पूल। दूसरा आता है पैथहोल्स। पैथहोल्स कैसे बनते हैं? ये नॉर्मल जगह है, यहाँ पे ऊपर से रिवर जा रही है। अब रिवर जब आ रही है तो रिवर अपने साथ क्या लेकर के आ रही है, पत्थरों को लेकर के आ रही है, बड़े बड़े, है कि नहीं? जब रिवर बहती है तो अपने साथ पत्थरों को लेकर के आ रही है, तो क्या होगा, वो पत्थर जब टकराएंगे ना सरफेस पे, तो रिवर के साथ फ्लो कर रहे हैं एंड टकरा के गड्ढे कर देंगे। जैसे ये पत्थर आया, टकराया और चला गया। दूसरे पेन से दिखाते हुए, जैसे मान लो ये एरिया है, ये हमारी रिवर है, ठीक है, ये हमारा लैंड है, तो रिवर बहुत बड़ा पत्थर अपने साथ कैरी कर रही है, तो आएगा पत्थर, जमीन से टकराएगा, गड्ढा करेगा और चला जाएगा, फिर आएगा, जमीन से टकराएगा, चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, गड्ढा बन जाएगा, जिसको बोलेंगे पैथहोल। समझ गए? तो सर्कुलर डिप्रेशन, वो डिप्रेशन नहीं जिसमें आप और मैं हूँ, वो डिप्रेशन को हम गड्ढा बोलता है, ठीक है। सर्कुलर डिप्रेशन आर कॉल्ड पैथहोल्स। बेसिकली जो गड्ढा है उसको क्या बोलेंगे, पैथहोल बोलेंगे, ठीक। पूल प्लंज क्या होता है, लार्ज एंड डीप होल्स एट द बेस ऑफ वाटरफॉल। वाटरफॉल के बेस पे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्लंज पूल्स बोलेंगे। कंफ्यूज मत होना, यूपीएससी पूछ सकता है। फिर आता है इंसाइज्ड और एंट्रेज्ड मिएंडर्स। कुछ नहीं है, मिएंडर्स अभी हमने देखे थे, मिएंडर क्या होते हैं, वही मिएंडर है, बस अगर इसकी बहुत डीप हो और बहुत वाइड हो तो फिर क्या बोलेंगे हम, इंसाइज्ड और एंट्रेज्ड मिएंडर, ठीक है। तो वेरी डीप एंड वाइड मिएंडर कैन बी फाउंड इन द कट ऑफ हार्ड रॉक। सच मिएंडर्स आर कॉल्ड इंसाइज्ड और एंट्रेज्ड मिएंडर। मिएंडर क्या थे, इस तरह से जब रिवर फ्लो हो रही थी उसको मिएंडर बोल रहे थे। अगर उसने बहुत ज्यादा इरोजन कर दिया, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मतलब नीचे के टुवर्ड्स भी कर रही है और अपने आसपास लेफ्ट एंड राइट साइड पे भी कर रही है, तो क्या बन जाएगा, इंसाइज्ड मिएंडर्स। सिंपल। फिर आता है पेयर टेरेस एंड इम्पेयर टेरेस। अब देखो इसको समझो। पहले ना ये लैंड हुआ होता होगा, ये लैंड है पहले, ठीक है, नीचे का डायग्राम भूल जाओ, पहले ये पूरा लैंड है, ये पूरा लैंड है, ठीक। और यहां रिवर फ्लो हो रही है, ये जो आपको दिख रहा है ना, रुको मैं दूसरा पेन से दिखाती हूँ। हाँ, तो थोड़े टाइम के लिए इसको भूल जाओ, पहले ये लैंड था, दिस वाज लैंड, ओके, ये सब भूल जाओ, ये सब पूरा लैंड है। और जहां मैं ब्लू वाला ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ रिवर फ्लो होती है, ये जो एरिया है यहाँ पे रिवर फ्लो होती है। अब खुद सोचो, रिवर नीचे के टुवर्ड्स भी करेगी इरोजन की, नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी। तो क्या हुआ, रिवर ने नीचे के टुवर्ड्स इरोजन करना शुरू किया। जैसे ही नीचे के टुवर्ड्स करेगी तो यहाँ से विड्थ कम हो जाएगी ना, भाई पानी तो उतना ही है कि नहीं, पानी तो उतना ही है, तो थोड़ा क्या होगा, पानी इस तरफ है, इस तरफ आने लग जाएगा और विड्थ ज्यादा इंक्रीज हो गई हमारी। तो कुछ नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, अब इसको समझते हैं, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, कुछ सालों बाद क्या होगा, बेसिकली कुछ सालों बाद क्या होगा। अब तक तो हमारा कहाँ पे था, जस्ट वेट अ सेकंड, अब तक हमारा लैंड वाज यहाँ तक, अब हमारा लैंड नीचे आ जाएगा। क्यों आ गया नीचे, क्योंकि इरोजन हो गया, है कि नहीं, इरोजन हो गया तो नीचे आ गया। और कुछ सालों बाद क्या होगा, अगले साल क्या होगा, और इरोजन होगा और नीचे आ जाएगा, राइट। तो आप जब ऊपर से देखोगे ना, तो यहाँ रिवर फ्लो हो रही होगी, कहाँ, यहाँ रिवर फ्लो हो रही होगी, ये रिवर फ्लो हो रही है यहाँ पे, बट आपको आसपास का दिख रहा है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ क्या बता रही है कि पहले रिवर कहाँ फ्लो करती थी, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब अगर यहाँ पे पेयर है, मतलब पेयर आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ ये वाला स्टेप आपको दिख रहा है सीढ़ी का, वहीं पे ये वाला है, जहाँ ये वाला दिख रहा है वहाँ पे ये वाला है, जहाँ ये वाला दिख रहा है वहाँ पे ये वाला है। बेसिकली ए बी सेम डिस्टेंस पे है ना यहाँ से, फिर सी और डी सेम डिस्टेंस सेम हाइट पर है, ई और एफ सेम डिस्टेंस सेम हाइट पर है। अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं पेयर टेरेस, अगर ऐसा नहीं होता तो उसको बोलते हैं अनपेयर टेरेस। अब यहाँ पे देखो, क्या ए और बी इक्वल डिस्टेंस और इक्वल हाइट पर है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या सी और डी इक्वल डिस्टेंस और इक्वल हाइट पर है, नहीं है। क्या डी और एफ इक्वल डिस्टेंस और इक्वल हाइट पर है, बिल्कुल भी नहीं है, राइट। इसको बोलेंगे अनपेयर्ड रिवर टेरेस। समझ गए? अब आते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। देखो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म का मतलब क्या है, इरोजन भैया बहुत हो गया, अब इसको डिपॉजिट करना शुरू करता है। जैसे हमने एक ग्लास में पानी लिया था, उसमें पानी और मिट्टी को मिला दिया था, फिर हमने क्या बोला, उसको साइड में रख दो, तो जो भी मिट्टी उसमें घुल गई थी वो अब डिपॉजिट होनी शुरू हो गई सरफेस, है कि नहीं, उसको बोलेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो एलुवियल फैंस क्या होते हैं, एलुवियल फैंस ऐसा होता है जैसे ही रिवर पहाड़ों को छोड़ करके लैंड पे एंटर करती है तो वो डिपोजिशन करना शुरू कर देती है, राइट। जैसे ही पहाड़ों को छोड़ेगी और एंटर करेगी कहाँ पे, जो भी लैंड है वहाँ पे एंटर करेगी, तो क्या होगा, हमारे एलुवियल फैंस बन जाएंगे। फैन जैसे जैसे जैपनीज फैन देखा है आपने, मतलब इस तरह का फैन होता है ना, जिससे पंखा करते हैं, राइट। तो ये वैसा फैन बन जाएगा ये, ठीक है। कैसे बन गया, जो मिट्टी ऊपर से इरोड करके आई रिवर, वो उसने यहाँ पे इकट्ठी कर दी। क्यों? क्योंकि अब तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बची ना, अब तो प्लेन पर आ गई, स्लोप कम हो गया, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, तो डिपोजिशन बढ़ जाएगा, इरोजन कम हो जाएगा, राइट। इसको क्या बोलेंगे हम, एलुवियल फैंस। आगे बढ़ते हैं। तो एलुवियल फैंस का डेफिनेशन क्या है, ब्रॉड लो टू हाई कोन्स शेप डिपॉजिट कॉल्ड एलुवियल फैंस। समझ गए? इस तरह का, जैसे पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, दीज आर माउंटेन्स, ये आपको जो दिख रहा है ना पतला सा, ये रिवर आ रही है। जैसी रिवर ने एंटर करी, यहाँ पे मिट्टी को डिपॉजिट कर दिया, क्या बन गया हमारा, ये बन गया एलुवियल फैंस। इसमें एग्जाम्पल कहाँ पे दे रखा है, कहाँ पे बन रहे हैं एलुवियल फैंस, अमरनाथ, जम्मू कश्मीर।
सिंपल। इंपॉर्टेंट क्यों है? यूपीएससी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, कैसे पूछ सकता है कि नहीं। अब आगे चलते हैं। फिर आता है डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। जब रिवर समुद्र में एंटर करती है, कहाँ पे? समुद्र में एंटर करती है, तब जो डिपोजिशन होता है उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा, राइट। अब जैसे इसको समझो, ये रिवर आ रही है, ठीक है, ये क्या हमारा सी है। जैसी रिवर आई ना, तो रिवर ने, ये तो रिवर बह गई, ये रिवर है, ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रही है दैट इज रिवर। अब रिवर के बीच में क्या हुआ? ये जो एरिया ना, ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ट्रायंगुलर शेप का आपको दिख रहा होगा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज डिपोजिशन कॉज्ड बाय द रिवर। जो रिवर इरोडेड मटेरियल आई थी ना, यहाँ पे आकर उसने डिपॉजिट कर दिए, तो क्या बन गया इसको? ये डेल्टा बन गया। तो डेल्टा क्या है? बेसिकली एक लैंड फॉर्म है, एक ऐसा लैंड है जो किससे बना है? रिवर के डिपोजिशन से, राइट बिफोर सी। समझ गए? दैट इज डेल्टा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीफ एंड पॉइंट बार। ये मैं आपको फ्लड प्लेन्स का मैं आपको बता सकती हूँ। फ्लड प्लेन्स क्या होता है? जब भी रिवर ऊपर से आती है, अपने साथ एरोडेड मटेरियल लेकर के आती है, जैसे ही वो प्लेन्स में एंटर करती है, उस एरोडेड मटेरियल को डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। अगर वो डिपॉजिट जो है वो प्लेन के फॉर्म में डिपॉजिट हुआ है, दैट इज फ्लड प्लेन्स। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जो नॉर्थ इंडिया है ना, पूरा नॉर्थ इंडिया आप मान सकते हो, पंजाब, उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया, बिहार वाला जो एरिया, दैट इज फ्लड प्लेन्स होगी। क्यों? रिवर आई, गंगा रिवर आई, अपने साथ ढेर सारे सेडिमेंट्स लेकर के उन्होंने उस सेडिमेंट्स को वहां पे इकट्ठा कर दिया। इसीलिए जो फ्लड प्लेन्स होते हैं ना, फ्लड प्लेन्स बहुत फर्टाइल होते हैं, ठीक है, अपने बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल को लेकर के आते हैं। अब नेचुरल लीफ क्या है? मैंने आपको नेचुरल लीफ बताया था कि नेचुरल लीफ क्या होता है? जैसे ये रिवर है, यहाँ रिवर फ्लो हो रही है, बीच में रिवर है, तो रिवर के आसपास जैसे स्पीड ब्रेकर जैसा जो मैंने आपको बताया था, दैट इज नेचुरल लीफ। तो बेसिकली अगर रिवर ये यहाँ फ्लो हो रही है ना, तो रिवर के पास वाला जो बॉर्डर है उसकी हाइट बाकी प्लेन से कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा होगी, थोड़ा एलिवेटेड होगा उसके आसपास का बॉर्डर बेसिकली, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल लीफ बोलते हैं। अच्छा, ये कैसे बनता है इसको हम समझ लेते हैं। सी, जैसे मान चलो ये पानी है, ये पूरा पानी है, ठीक है, और ये लैंड है। अब क्या होगा? ये वाला जो एरिया ना, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ पे ना डिपोजिशन स्टार्ट होने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा? जैसे ही पानी चला जाएगा, पानी तो उड़ गया, अब हमें क्या देखेगा कि यहाँ पे डिपोजिशन हो चुका है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे डिपोजिशन हो चुका है, दैट इज नेचुरल लीफ। फिर आता है पॉइंट बार। पॉइंट बार कहाँ कैसे बनता है? जब मियांडरिंग होती है ना, तो यहाँ वाले एरिया में ना, इस एरिया में कुछ कुछ चीजें डिपॉजिट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट बार बोलते हैं। इसको देखते हैं आगे डायग्राम में, देखो अब बहुत ध्यान से समझना। रिवर है, ये रिवर जा रही है ऐसे, है कि नहीं? ऐसे रिवर जा रही है, तो रिवर भी तो थोड़ा बहुत डिपोजिशन करेगी कि नहीं करेगी, राइट। ये क्या होगा? रिवर के आसपास जो मैंने आपको बोला स्पीड ब्रेकर जैसा हो गया, तो थोड़ी हाइट ऊपर है, दैट इज नेचुरल लीफ। समझ गए? फ्लड प्लेन क्या हो गया? जो भी आसपास का बिल्कुल प्लेन एरिया है, ये प्लेन एरिया है जहाँ पे खेती होती है बहुत ज्यादा, दैट इज फ्लड प्लेन्स, राइट। अब जब मियांडर के बीच में जहाँ पे चीजें इकट्ठी होती है ना, उसको बोलते हैं पॉइंट बार। क्या बोलते हैं? पॉइंट बार। समझ गए? तो बेसिकली जो रिवर जहाँ फ्लो हो रही है उसके आसपास, उसके बिल्कुल आसपास वाला जो एरिया है, ये और ये, रुको मैं वापस ड्रॉ करती हूँ। एक तो ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया, इसकी हाइट पानी से कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। ये दो लाइंस को क्या बोलेंगे हम? नेचुरल लीफ। आसपास जो प्लेन्स हैं उनको क्या बोलेंगे? फ्लड प्लेन्स। मियांडर के बीच में जो डिपोजिशन स्टार्ट हुआ उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट बार्स। समझ गए? तो पॉइंट बार को क्या बोलते हैं? मियांडर बार्स भी बोलते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्वेक्स साइड पे मिलता है। कौन के? यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ मिलेंगे, कॉन्वेक्स साइड में मिलता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो। अब मियांडर क्या होता है? मियांडर मैं आपको समझा चुकी हूँ। जब भी रिवर ऐसे, जैसे ये रिवर जा रही है, ठीक है, पहले ना इस रिवर का पहले पता है इस रिवर का क्या रहा होगा? पाथ, इसका पाथ रहा होगा ऐसे। अब इस रिवर, ये इसका पुराना पाथ है जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है, और जो पीछे ब्लैक से दिख रहा है वो उसका करंट पाथ है। अब क्या हुआ? ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये कट गया, और इसने क्या किया? बना ली दो ऑक्सबो लेक्स। ये बना ली दो ऑक्सबो लेक। दिस वाज क्वेश्चन ऑफ 2023 प्रीलिम्स, ठीक है। गंडक रिवर दे रखी थी, गंडक रिवर है जो हमारे ऑक्सबो लेक मतलब मियांडर्स वगैरह बनाती है, ठीक है। इट वाज नॉट गंडक, इट वाज बूरी गंडक। कौन सी? बूरी गंडक रिवर थी मुजफ्फरपुर की, राइट। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एक एक वर्ड से उन्होंने बना लिया क्वेश्चन, वो आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ? पहले रिवर इस तरह से फ्लो हो रही थी, अब रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया और इस तरह से जाने लग गई। तो जो ये वाले पार्ट से नहीं कट जाते हैं, क्या बन जाते हैं? ऑक्सबो लेक बन जाते हैं, दैट इज मियांडरिंग एंड दैट इज ऑक्सबो लेक। अब देखो यहाँ पे डॉटेड आपको पार्ट दिख रहा है, ये इसका पुराना रास्ता था रिवर का। जो डॉटेड पार्ट दिख रहा है ना, पहले रिवर ऐसे जा रही थी, अब रिवर ने क्या किया? ऐसे जाने लग गई, तो ये वाला पार्ट कट गया, ये वाला पार्ट कट गया, यहाँ बन गई लेक, क्योंकि पानी तो है ही ना यहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सबो लेक। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब आता है ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड चैनल क्या होता है? देखो जब रिवर नीचे आती है ना, जैसे डिपोजिशन स्टार्ट करती है, कभी कभी ना रिवर बहुत छोटी छोटी रिवर्स में डिवाइड हो जाती है। तो अगर आप ऊपर से देखो तो आपको लगेगा ऐसे गुथी हुई चोटी नहीं होती, जैसे चोटी क्या होती है? ऐसे गुथी हुई होती है। ब्रेड्स, ब्रेड्स का मतलब क्या होता है? चोटी होता है, राइट। तो आपको ऐसे लगेगा ना, यहाँ पे देखो बहुत सारे ऐसे ना रिवर्स एक दूसरे में गुथी हुई है, जैसे बाल गुथी हुए होते हैं ना, ब्रेड्स बनी होती है बालों के, वैसे हो रखा है, उसको हम बोलते हैं ब्रेडेड चैनल्स। तो यहाँ पे आपको क्या कंसेप्ट याद रखना है? जब रिवर आएगी प्लेन्स पे, जब प्लेन्स पर आएगी रिवर, तो वो छोटे छोटे रिवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, बहुत छोटी छोटी स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जो बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। कैसी है? इंटरकनेक्टेड है, और इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेडेड चैनल्स बोलेंगे। समझ गए?
लेट्स मूव अहेड। अब देखो आता है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे समझना। ये कंसेप्ट अब हम अंडरग्राउंड वाटर पे भी फोकस करने वाले हैं। अब तक तो हमने नॉर्मल वाटर पे फोकस किया कि चलो रनिंग वाटर है, रेन है, ये वो है। अब हम थोड़ा एक स्टेप अहेड जाएंगे। सबसे पहले आता है हमारा शैलो होल। ठीक है, शैलो होल। अब छोटा सा गड्ढा है, उसको क्या बोलेंगे? शैलो होल बोलेंगे, राइट। अब जो शैलो होल है, अगर वो थोड़ा फनल जैसा दिखे, फनल आपको पता है ना, फनल कैसा होता है, इस शेप का। अगर वो उसकी डेप्थ बढ़ जाए और वो फनल जैसा दिखे तो उसको बोलेंगे सिंक होल, राइट। क्या बोलेंगे उसको? सिंक होल। अब मान लो सिंक होल कोलैप्स कर जाए, कोलैप्स मतलब बिल्कुल जैसे मान लो नीचे से ऊपर गुफा है, इसके नीचे एक गुफा है, ये ऊपर लैंड है, इसके ऊपर गड्ढा हो रखा है, ये गड्ढा कोलैप्स हो जाए तो गुफा और ये एकदम कनेक्ट हो जाएंगे, है कि नहीं? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम डोलाइन। ठीक है, क्या बोलेंगे? डोलाइन। अब दिस इज नॉट नेसेसरी बट डोलाइन इसको ही बोलते हैं जब भी नीचे केव होती है। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम से। ये देखो, ये केव है, ठीक है, ये क्या है? केव है, राइट। ये ऊपर लैंड मास है और यहाँ आपका दोस्त खड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका दोस्त खड़ा हुआ है। अब क्या हुआ? अब इसको समझते हैं और ध्यान से, पहले मैं इसको इरेज कर दूं। आप इतनी बात समझ गए, ये लैंड है, ठीक है, ये आपका दोस्त खड़ा हुआ है और आप केव के अंदर हो, राइट। अब यहाँ पे हुआ गड्ढा छोटा सा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शैलो होल। क्या बोलेंगे? शैलो होल, राइट। फिर क्या हुआ इसमें? थोड़ा सा और बड़ा हुआ, ये और हुआ और हुआ और ये कोलैप्स हो गया। कोलैप्स कैसे? मतलब अब क्या हुआ? ये गड्ढा बन गया, पूरा टूट गया, नहीं पूरा एरिया टूट गया। तो आपका दोस्त अगर यहाँ पे आए ना तो आपको यहाँ पे हाई बोल सकता है और आप उसको केव से बाहर देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये कोलैप्स हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं? डोलाइन। समझ गए? बेसिकली अगर आपका दोस्त ऊपर खड़ा हुआ है और एक गड्ढा हुआ और उसने नीचे तक खोद दिया कि केव में आप और आपका दोस्त उसको हाई हेलो बोल सको, दैट इज डोलाइन। समझ गए? कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज पे मत आना, राइट। अब देखो सिंक होल क्या होता है, इसको समझते हैं। सिंक होल का मतलब ऐसे समझो, जो भी गड्ढे हैं ना, जो भी गड्ढे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? हम सिंक होल, सिंपल। अब आप सबने देखा होगा, शादियों में चीज देखी होगी, आइसक्रीम के लिए एक स्कूपर होता है। कैसा होता है? इस तरह का चम्मच जैसा होता है, उसके आगे इस तरह से ऐसा बना होता है, उससे हम आइसक्रीम को स्कूप करते हैं, राइट। तो बड़ा सा ऐसे आइसक्रीम टब होता है, उसमें स्कूप करते हैं। तो जब स्कूप करते हैं तो इस तरह का लंबा सा हॉलो गड्ढा बनता है, लंबा सा हॉलो गड्ढा, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? वैली सिंक। बेसिकली ऐसा लग रहा है जैसे ये पूरा आइसक्रीम का डब्बा होता होगा और इस तरह से ना आइसक्रीम को स्कूप आउट कर लें यहाँ से, राइट। जब हम दो तीन सिंक होल को मिला देते हैं ना, तब बन जाता है हमारा वैली सिंक। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आइसक्रीम, आप खुद देखना, एक दिन ऑब्जर्व करना, जब आइसक्रीम को निकालते हैं ना आइसक्रीम के टब से, तो बहुत लंबा सा गड्ढा बनता है। कैसा गड्ढा बनता है? लंबा गड्ढा बनता है, राइट। उसको हम क्या बोलेंगे? वैली सिंक या उवालास। ठीक है, वैली सिंक या उवालास, राइट। अब ये बना कैसे? बेसिकली इरोजन से बना, बट यहाँ पे लेवल वाला कंसेप्ट इतना नहीं आता। यहाँ पे आता है कि सिंक होल है ना, दो सिंक होल मिल गए। इसको मैं एक और तरह से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये सिंक होल था, ये सिंक होल था, राइट। अब क्या हुआ? ये वाला अगर एरिया, बीच वाला एरिया इरोड हो जाए तो क्या ये दोनों बड़े सिंक होल नहीं बन जाएंगे? लंबा सा सिंक होल नहीं बन जाएगा? एक दो सर्कल सिंक होल थे, राइट। फिर क्या हुआ? हमने यहाँ पे इरोजन कर दिया तो क्या बन गया? एक लंबा सा गड्ढा बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे? उवालास। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बेसिकली होता क्या है, देखो तो, राइट। अब आते हैं अंडरग्राउंड वाटर पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और उसको समझेंगे, फिर इन सबको रीड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक टोपोग्राफी की बात करिए, दैट इज कार्स्ट टोपोग्राफी। ठीक है, इसको समझेंगे कहाँ पे बाल्कन्स एडजेसेंट टू एड्रियाटिक सी में मिलता है, अच्छे से समझेंगे इसको। तो रीड आउट कर लेते हैं। तो हमने देखा पहले शैलो होल्स क्या होता है? स्मॉल टू मीडियम साइज राउंड और सब राउंडेड शैलो डिप्रेशंस। ठीक है, छोटे छोटे गड्ढे जैसे होते हैं। सिंक होल क्या होता है? सिंक होल इज सर्कुलर एट टॉप एंड फनल शेप, मतलब फनल शेप का। बेसिकली थोड़े गड्ढे को अगर हम और गहरा कर दे फनल शेप को, दैट इज सिंक होल, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। कोलैप्स लीविंग लार्ज होल ओपनिंग इनटू अ केव, इसको क्या, जब कोलैप्स हो जाता है इसको क्या बोलते हैं? डोलाइन। ठीक है, जब कोलैप्स हो जाता है बेसिकली। नाउ अ नैरो एंड वाइड ट्रेंच, वैली सिंक नोन और उवालास। ठीक है, तो वैली सिंक क्या था? बेसिकली जब ये सिंक होल थे ना, ये मिल जाते हैं और एक लंबा सा गड्ढा बनाते हैं, दैट इज हमारा उवालास, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। केव्स तो हम सबको पता ही है क्या होता है। केव्स का बेसिकली क्या मतलब है? गुफा। तो गुफा दो तीन तरह से बन सकती है, अलग अलग तरह से। जैसे मान लो ये एक बड़ा सा माउंटेन टाइप है, राइट, एंड ये ओशन है, एंड यहाँ पे ओशन की लहरें यहाँ पे से टकराती है, तो क्या होगा? यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी? छोटी सी गुफा बन जाएगी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मान लो यहाँ पे अलग अलग रॉक्स हैं, अलग अलग टाइप की रॉक्स है, कोई सॉफ्ट है, कोई हार्ड है। यहाँ पे पानी आता है, राइट। अब वो रिवर से भी आ सकता है, ऊपर से नीचे, या फिर वो सी से भी आ सकता है। और नीचे वाली जो लेयर है ना, ये एरोड हो जाए तो कैसा बनेगा? ये ऊपर लैंड है, नीचे बीच में एक टनल, एक आप बोल सकते हो केव है, तो इसको क्या बोलेंगे? हम केव बोलेंगे, ठीक है। गुफा है, इसको केव बोलेंगे। अच्छा, अब मान लो अगर गुफा दो तरह से खुली होती है तो उसको क्या बोलते हैं? टनल। बेसिकली पीस ऑफ लैंड है, राइट, इसके बीच में यहाँ पे गुफा है, एक यहाँ पे ओपनिंग है, एक ओपनिंग यहाँ पर है, इसको क्या बोलेंगे? हम टनल। सिंपल, आगे बढ़ता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं ड्रॉ करके।
अपने एनसीईआरटी पे ना ड्रॉ करते रहा करो सो दैट कंफ्यूजन ना हुआ करे। सी देखो, ये है लैंड, क्या है ये? लैंड है, यहाँ पे आप खड़े हो, राइट? ये एक गुफा है, ये क्या है? केव है, ये क्या है? लैंड है, राइट? और यहाँ आपका दोस्त खड़ा है। अब ये वाला जो एरिया है ना, ये जो लैंड है, ये सॉफ्ट रॉक का बना है। किसका बना है? सॉफ्ट रॉक का बना है। फॉर एग्जाम्पल लाइमस्टोन का बना हुआ है, लेट्स समझ लीजिए लाइमस्टोन का बना हुआ है। अब क्या होगा? बारिश आई, बारिश आई, ठीक, तो ये पानी जो है ये क्या करेगा? अपने अंदर लाइमस्टोन को डिसॉल्व करके ना नीचे टपकने लग जाएगा, यहाँ से टपकने लग जाएगा, राइट? बेसिकली आपका जो दोस्त है उसको फील होगा कि गुफा के अंदर भी बारिश हो रही है, बहुत धीरे 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 पानी बूंद बूंद करके टपकेगा। अब पानी क्या होता है, यहाँ पे ना कुछ टाइम के लिए रुकेगा और फिर टपकेगा, राइट? फिर रुकेगा फिर टपकेगा। अब पानी के अंदर क्या है? H2O है प्लस क्या है? लाइमस्टोन है हमारा, थोड़ा थोड़ा लाइमस्टोन डिसॉल्व है, तो पानी तो नीचे आ जाएगा, पानी तो नीचे चला जाएगा, जो लाइमस्टोन है ना वो ऊपर आ जाएगा। फिर क्या हुआ? यहाँ पे और ऊपर से पानी आ रहा है, फिर पानी आया, लाइमस्टोन ऊपर आ गया, पानी नीचे टपक गया, फिर लाइमस्टोन ऊपर आ गया, पानी नीचे टपक गया। तो इस तरह से क्या होगा? एक इस शेप का आपको, मतलब बेसिकली इस शेप का आपको लटकते हुए काइंड ऑफ हैंगिंग्स देखने को मिलेंगे। इनको क्या बोलते हैं हम? इन हैंगिंग्स को क्या बोलेंगे हम? स्टैलेक्टाइट, ठीक है? अब क्या होगा? अब मान लो यहाँ पे एक स्टैलेक्टाइट बन गया, ये एक स्टैलेक्टाइट है। कैसे बन गया? पानी में जो भी लाइमस्टोन डिसॉल्व था वो ऊपर रह गया, पानी पानी नीचे टपक गया। अब क्या हुआ? कुछ बूंदें पानी के नीचे आएंगी, राइट? अब जरूरी थोड़ा ना 100% पानी केवल नीचे है, थोड़ा बहुत लाइमस्टोन नीचे भी आ सकता है, तो लाइमस्टोन यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। अब पानी वेपरेट हो गया, फिर ऊपर से पानी आया, फिर लाइमस्टोन यहाँ पे इकट्ठा हो गया, फिर ऊपर से पानी आया, फिर लाइमस्टोन यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो क्या बन जाएगा? नीचे से भी हाफ पिलर्स, जैसे पूरे पिलर नहीं, ऐसे अपवर्ड जाते हुए पिलर्स दिखेंगे आपको, जो जमीन से ऊपर के टुवर्ड्स उठ रहे हैं। क्यों? ऊपर से पानी आया, पानी नीचे गया, पानी वेपरेट हो गया और ये क्या बन गया? स्टैलेक्टाइट्स बन गए। सो ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब मान लो एक स्टैलेक्टाइट और एक स्टैलेग्माइट अगर फ्यूज हो जाता है तो क्या बन गया ये? व्हाट इज दिस? दिस इज अ पिलर, ठीक है? बेसिकली अगर ऊपर से लटक रहा है तो स्टैलेक्टाइट, नीचे से आ रहा है तो स्टैलेग्माइट। सिंपल, स्टैलेक्टाइट ऊपर से, अगर ऊपर से आ रहा है, राइट, और नीचे से अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो स्टैलेग्माइट। सिंपल, इसको रीड आउट करता है। तो स्टैलेक्टाइट क्या है? हैंग्स एट एस आइसल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। स्टैलेग्माइट क्या है? इट राइजेस अप। तो नीचे से अगर कोई, ये जो था ना, नीचे से अगर ऊपर जा रहा है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, कांटे कांटे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट इज स्टैलेक्टाइट, एंड ऊपर से अगर नीचे आ रहा है तो दैट इज स्टैलेग्माइट। सिंपल। अब अगर एक स्टैलेग्माइट, ये स्टैलेग्माइट है, ये स्टैलेक्टाइट है, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाएगा? पिलर। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये दिख रहा है आपको, ये ऊपर से इस तरह से दिख रही है नीचे गिरते हुए, सी, ये क्या है? स्टैलेग्माइट है। अगर इसकी ज़मीन पे देखोगे ना तो यू विल सी कि यहाँ पे भी इस तरह से ऊपर उठे हुए हैं, वो क्या हो जाएगा हमारा? स्टैलेग्माइट। आगे बढ़ते हैं। तो स्टैलेग्माइट एंड स्टैलेक्टाइट पे आप समझ गए, जैसे ही मिल जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? पिलर बोलेंगे या कॉलम बोलेंगे। अब इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है। हाँ, अब हम ग्लेशियर पर आते हैं, ठीक है? ग्लेशियर में एक एग्जाम्पल दे रखा है विच इज इंपॉर्टेंट, यूपीएससी डायरेक्ट पूछ सकता है। तो कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे? एक तो अलकापुरी ग्लेशियर का एग्जाम्पल दे रखा है जो अलकनंदा रिवर को फीड करता है, राइट? एक और चीज़ दे रखी है कि अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर मिलकर क्या बनाते हैं? गंगा बनाते हैं। कहाँ पे? देवप्रयाग पे। ये इंडियन एनसीईआरटी का पार्ट है, बट इसको भी समझ लेते हैं। अब आगे आते हैं। अब देखो, अब आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनसीईआरटी में दिक्कत क्या है ना, जैसे एनसीईआरटी में ना ऐसे डायग्राम्स अच्छे से बने हुए नहीं है, ठीक है? तो मैंने ना कुछ डायग्राम इसमें अच्छे से बना रखे हैं। जैसे मैंने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है? ये कुछ डायग्राम बना दिए, तो आप इसको ड्रॉ कर लेना, वरना बहुत कंफ्यूज जाओगे। मैंने गूगल करके अपने टाइम पे जब मैंने नोट्स बनाए थे तब बनाए थे। यू जस्ट मेक इट, राइट? तो इसमें हम अगेन क्या पढ़ेंगे? पहले इरोजनल पढ़ेंगे, फिर डिपोजिशनल पढ़ेंगे, ठीक है? अब इसको समझना बहुत ध्यान से, इस डायग्राम को समझो। पहले ना एक हिल था, बहुत प्यारा सा, ऐसे सिंपल सा हिल था, राइट? अब क्या किया हमने? इस हिल पे इरोजन हुआ, यहाँ से इरोजन हुआ, यहाँ से इरोजन हुआ, और पीछे की तरफ से इरोजन हुआ, ठीक है? पीछे की तरफ से भी इरोजन हुआ, एंड इट स्टार्टेड टू लुक लाइक दिस, राइट? बहुत नोकीला जैसा हो गया। क्यों? यहाँ से इरोजन हुआ, यहाँ से इरोजन हुआ, पीछे की तरफ से इरोजन हुआ, राइट? तो कैसा दिखने लगा? जो ऐसा हिल था वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक है? तो बेसिकली क्या हो रहा है? यहाँ पे भी जैसे आइसक्रीम से स्कूप आउट निकालते हैं, एक स्कूप यहाँ पे निकाला, एक स्कूप यहाँ पे निकाला, एक पीछे से निकाल दिया, राइट? तो जब हम ऐसे स्कूप्स को क्या बोलते हैं? पहली बात, इसमें से हमने यहाँ पे इरोजन किया, थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा इरोजन किया, इसको क्या बोला हमने? सर्क, ठीक है? सर्क बोलते हैं, कर्क बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? सर्क, राइट? अब अगर तीन सर्क को, तीन कर्क, मतलब कर्क भी बोल सकते हैं, सर्क भी बोल सकते हैं, तीन सर्क को अगर हम मिला दे तो क्या बन जाएगा? हॉर्न। यहाँ से इरोजन किया, यहाँ से इरोजन किया, पीछे से इरोजन किया, बिल्कुल एकदम नोकीला सा बन गया। एक बात बताओ, जब कभी देखा है
मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना कि पत्थर को ऐसे घिस के वो बहुत शार्प कर देता है। तो क्या करते हैं, एक पत्थर होता है ऐसा, यहाँ से शार्प करते हैं, यहाँ से घिसते हैं, यहाँ से घिसते हैं और पीछे वाली साइड से घिसते हैं, तो क्या होता है नोकीला ऐसा बन जाता है, नोकीला सा, राइट। तो यहाँ पे क्या किया, ये माउंटेन ऐसा होगा, हमने क्या किया यहाँ से उसे घिसा, यहाँ से घिसा और पीछे की साइड से घिसा, और कैसा बन गया वो, ऐसा बन गया, राइट। तो जब तीन तरफ से हम घिसते हैं ना तो एक बहुत पीक बन जाती है। पीक होता है ना, पीक जिसको चोटी बोलते हैं, पर्वत की चोटी, उसको क्या बोलेंगे हम, हॉर्न। क्या बोलेंगे, हॉर्न, समझ गए। तो सर्क क्या था, बेसिकली अगर आपने एक आइसक्रीम का स्कूप निकाल लिया या ये पत्थर था इसको यहाँ से हल्का सा इरोड कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, सर्क, राइट। हॉर्न क्या हो गया, तीन तरफ से अगर आपने पहाड़ को ऊपर से खोद दिया और वो बिल्कुल नुकीला बन गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो शार्प, दैट इज हॉर्न, सिंपल। अब ये यहाँ पे क्या, ग्लेशियर भी तो है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ग्लेशियर भी तो है। अब अगर ये ग्लेशियर पिघल के जो सर्क वाला एरिया है ना, यहाँ पे डिपॉजिट होकर लेक बना लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे, टार्न लेक। क्या बोलेंगे, टार्न, TARN लेक, ठीक है, टार्न लेक, समझ गए। कल को यूपीएससी इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। फिर आता है सिरेटेड रिज। अब सिरेटेड रिज क्या होता है, बेसिकली इस डायग्राम को देखो, ये पहाड़ है तो आपको इसमें ये दिख रही है लाइन, ये लाइंस दिख रही हैं, हर पहाड़ में आपको ऐसे लाइन दिखेगी, इसको ही बोलते हैं सिरेटेड रिज, ठीक है। तो ये पहाड़ में जो लाइन दिख रही है दैट इज सिरेटेड रिज, समझ गए, दैट इज इट। बस ये थी हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर्क में क्या है हमारा, कुछ भी नहीं है, इज जस्ट थोड़ा सा एरोडेड पार्ट है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड आइस कट दी सर्क वाइल मूविंग डाउन, जैसे आइस, यहाँ पे आइस होगी, ये पूरी आइस होगी, जब ये नीचे जाएगी तो इरोजन करेगी, तो यहाँ इरोजन हो गया, यहाँ इरोजन हो गया, पीछे की साइड इरोजन हो गया। तो जब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रेड रेड मैंने डैशेस बना रखे हैं, ये रोड हो गई, ये जगह रोड होगी, क्या बना लेगी, सर्क बना लेगी, सिंपल। अगर यहाँ पे लेक आते तो क्या बोलेंगे, उसको टार्न लेक बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे इसको, सर्क या फिर टार्न लेक। फिर हॉर्न और सिरेटेड रिजेस आप समझ ही गए। यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है कि जो मैटर्न हॉर्न है, जो एल्प्स की हाईएस्ट पीक है, और हिमालयज है जिसमें हाईएस्ट पीक इज एवरेस्ट, उन दोनों पे आपको हॉर्न वाला फीचर देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही नुकीली उनकी चोटी होगी, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, फिर बात करिए। अब देखो ये एक और डायग्राम समझ लो, ये हमारा ग्लेशियर है, ये जो मैंने ग्रे कलर से बनाया दैट इज ग्लेशियर, ठीक है। अब क्या वो ग्लेशियर में हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, तो ऊपर से तो डेफिनेटली वो पिघलता है, कोई बात नहीं, बट लेट्स इमेजिन ग्लेशियर ना अंदर कहीं से पिघल रहा है, मतलब अंदर किसी इस जगह पे पिघलने लग गया होगा, ठीक है। तो अब पानी है तो पानी बाहर तो आएगा, तो क्या हुआ ग्लेशियर में ना अंदर से पानी से बाहर आने लग गया, ठीक है। अब पानी बाहर आ रहा है तो पानी अपने साथ क्या लेकर के आएगा, क्या लेकर के आता है पिघलता हुआ पानी अपने साथ, गंगोत्री में से जब गंगा जी निकलती हैं तो क्या लेकर के आती है अपने साथ, बड़े बड़े रॉक्स के टुकड़े, राइट। अपने साथ क्या सॉइल लेकर के आती हैं, एरोडेड मटेरियल लेकर के आती हैं। तो जिस तरह से ये ग्लेशियर है बहुत बड़ा, इसमें कहीं अंदर से लीकेज हो रही है, कहीं अंदर ये पिघल रहा है, तो बाहर इसमें नदी के फॉर्म में, बहुत पतली सी नदी के फॉर्म में इसमें पानी बाहर आएगा, और ये पानी अपने साथ क्या लेकर के आएगा, अपने साथ लेकर के आएगा डीब्रेस लेकर के आएगा, रॉक्स के पार्टिकल्स लेकर के आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एस्कर बोलेंगे, ठीक है, इस फॉर्म में। तो बेसिकली जब पानी साइड भी हो जाए तो यहाँ पे आपको एक डिपोजिशन देखने को मिलेगा, दैट इज एस्कर। क्या बोलेंगे इसको, एस्कर। अब ये हमारा ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर के नीचे प्लेन्स है, भाई ये जमीन है, ये जमीन के ऊपर एक ग्लेशियर है, तो जमीन को क्या बोलोगे, इस प्लेन को क्या बोलोगे, आउट वॉश प्लेन। क्या बोलोगे, आउट वॉश प्लेन, और इसमें एल्यूवियल सॉइल आपको देखने को मिलेगी, ठीक। आगे बढ़ता है। अब देखो ये जो मैंने ब्लैक से बनाया ना दैट इज अ हिल, एक टाइप ऑफ हिल है, छोटा सा हिल है, उसके ऊपर ग्लेशियर है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ग्लेशियर है ना, ये ग्लेशियर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दिख रहा है ना, स्लोप है, स्लोप किस डायरेक्शन मूव करेगा, मूव भी करेगा और पिघल भी जाएगा। तो क्या होगा, ये एरिया है ना, ये जहां मैं ग्रीन ग्रीन ड्रॉ कर रही हूँ, ये इस एरिया में आपको कुछ ना कुछ डिपोजिशन मतलब इरोजन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इरोजन देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा इरोजन हो गया। अब यहाँ पे जब इरोजन हुआ तो जो ये एरिया है ना, ये जहाँ इरोजन स्टार्ट हो रहा है, इसको बोलेंगे हम स्टॉस। क्या बोलेंगे, स्टॉस। और जो इसकी एंड वाली जगह है इसको बोलेंगे टेल, सिंपल। और इस एरिया को पूरे को, इसको मिला के हम क्या बोलेंगे, ड्रम लेंस। क्या बोलेंगे, ड्रम लेंस, समझ गए, दिस इज ड्रम लेंस। ये जो एरिया है जहाँ पे ग्लेशियर था चिपका हुआ ऑलरेडी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, स्टॉस। यहाँ से जब आगे बढ़ेगा ये जो पूरा एरिया, इसको क्या बोलेंगे हम, टेल, समझ गए। दोनों को मिला के बोलेंगे ड्रम लेंस, सिंपल, इतना ही समझना था हमको बस। अब इसको रीड करते हैं। और अब देखो यहाँ पे ना एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने छोटी मोटी चीज़ें देख ली, दैट इज यू शेप वैली। यहाँ पे ना ग्लेशियर होगा, कभी इस जगह पे कभी ना कभी ग्लेशियर होता होगा। ऐसा इमेजिन करो, यहाँ ग्लेशियर था, वेट, यहाँ ग्लेशियर था, दिस वॉज ग्लेशियर, ठीक है। एंड उसने, ये स्लोप है, इस डायरेक्शन जा रहा है स्लोप, ठीक है। तो ये ग्लेशियर ना नीचे आना शुरू हो गया, भाई बहुत धीरे धीरे मूव करेगा ग्लेशियर, बहुत ही स्लो मूव करेगा, बट इतना बड़ा ग्लेशियर, इतना बड़ा उसका ह्यूज वेट है, प्रेशर है, तो यहाँ से ना इरोजन होने लग जाएगा, ये इरोजन होने लग जाएगा और वैली बन जाएगी। वैली मतलब खाई बन जाएगी, बट कौन सी शेप की, यू शेप की। याद रखना ये कौन सी शेप है, अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर देखूँ तो मुझे यू शेप की वैली दिखेगी, और रिवर से क्या बन रही थी, वी शेप की वैली बन रही थी। तो इंपॉर्टेंट क्या बात है, यू शेप वैली कब बनेगी, ग्लेशियर में। वी शेप वैली कब बनेगी, हमारी वाटर जब भी रिवर आ रही होगी, ठीक है, समझ गए। अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं। तो ग्लेशियर टिड वैली आर ट्रॉफ लाइक एंड यू शेप विद ब्रॉड फ्लोर,
फ्लोर्स एंड रिलेटिव स्मूथ, इसको क्या बोलेंगे हम। और यहाँ पे जो नीचे जो भी आप बोल सकते हो एरोडेड मटेरियल जो इकट्ठा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, मोरेन्स। क्या बोलते हैं, मोरेन्स। इसको ऐसे समझो, जैसे ये एरिया है, यहाँ से ग्लेशियर पिघला, ठीक है, नीचे आने लग गया, यहाँ क्या बना दी इसने, यू शेप वैली बना दी। अब यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े डिपॉजिट देखने को मिलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मोरेन। क्या बोलेंगे इसको, मोरेन। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ आई सबसे इंपॉर्टेंट, फ्योर्ड्स बोलते हैं जिसको, वेट, इसको क्या बोलते हैं, फ्योर्ड्स। फ्योर्ड्स देखो 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता, अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी होती ना, उसे पता होता। हालांकि एक लाइन का ही मेंशन है एनसीईआरटी में, बट आप तब भी दिमाग लगा के सोच लोगे कि क्यों सुंदर होते हैं, क्यों इतने अच्छे होते हैं, क्या इनका डिस्टिंक्ट फीचर होता है। तो एक्चुअली फ्योर्ड्स का मैं बताऊँ क्या होता है, जैसे ये माउंटेन्स होता है ना, वेट, वेरी सॉरी, हाँ, तो जैसे माउंटेन्स होते हैं, दीज आर माउंटेन्स, ठीक है, ये माउंटेन है और यहाँ पे ये ओशन है, दिस इज ओशन। तो यहाँ पे ना छोटे से एरिया में सी जैसा होगा, उसके आसपास तीन तरफ से माउंटेन्स है या लैंड है, इसको हम क्या बोलेंगे, फ्योर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कभी कभी माउंटेन होता है, ग्लेशियर होता है, सब कुछ होता है, बीच में छोटा सा एरिया होता है सी का, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्योर्ड्स। समझ गए। वेरी डीप ग्लेशियर ट्रॉफ फिल्ड विद सी वाटर एंड मेकिंग अप शोर लाइन इन हाई लैटिट्यूड्स आर कॉल्ड फ्योर्ड्स। सिंपल। मोरेन आप समझ गए, जो डीब्रीज जो बचा, जो भी बेसिकली एरोडेड मटेरियल है, वो क्या होगा, हमें दिखेगा कि एक नदी जैसी है, बट यहाँ पानी तो नहीं है, यहाँ केवल ना ऐसा लग रहा है कभी नदी बहती होगी यहाँ से, बट यहाँ पे बहुत सारे डीब्रीज है, दैट इज मोरेन। सिंपल। क्यों है यहाँ पे नदी से, क्यों लग रहा है, एक्चुअली वो नदी नहीं थी, यहाँ पे ग्लेशियर था, जो ग्लेशियर था यहाँ से मूव करता था, बट अब ग्लेशियर क्या, ग्लेशियर के नीचे से भी तो एरोडेड मटेरियल आएगा, तो वो हमें किस फॉर्म में दिखेगा, मोरेन्स के फॉर्म में। ठीक है, ड्रमलेंस हम समझ चुके हैं। अब ग्लेशियर टिल्स देखते हैं, तो अनएसॉर्टेड कोर्स एंड फाइन डीब्रीज ड्रॉप्ड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर इज कॉल्ड ग्लेशियर टिल। मतलब जब ग्लेशियर मेल्ट होता है, जैसे ये ग्लेशियर है और ये ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, तो ग्लेशियर अपने नीचे से कुछ ना कुछ तो एरोडेड मटेरियल छोड़ेगा, भाई ग्लेशियर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अपने साथ साथ नीचे नीचे फ्रिक्शन में, जैसे रुको मैं वापस समझाती हूँ, ये ग्लेशियर है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अपने नीचे काफ़ी सारे एरोडेड मटेरियल स्टोर करके रखा होगा ना ये, और जैसे पिघलना शुरू होगा तो ये क्या करेगा, ये जो स्टोर्ड मटेरियल ये भी एक्सपोज हो जाएगा, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लेशियर टिल। तो जब ग्लेशियर पिघलने लग जाता है, उसका एरोडेड मटेरियल बाहर आता है, उसको बोलते हैं ग्लेशियर टिल। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब आउटवॉश देखते हैं। आउटवॉश जो हमने देखा था, ये होता है ना, ये आउटवॉश प्लेन जैसा, क्या बोलेंगे, रॉक डिब्रीज स्मॉल इनफ टू कैरी बाय सच मेल्ट वाटर स्ट्रीम इज वॉश्ड डाउन एंड डिपॉजिटेड। सच ग्लेशियर फ्लूवियल डिपॉजिट आर कॉल्ड आउटवॉश डिपॉजिट। मतलब जो भी एरोडेड मटेरियल अगर प्लेन के फॉर्म में आपको दिख रहा है कि पूरे प्लेन में है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, आउटवॉश डिपॉजिट। अब मोरेन आप समझ चुके हैं। देखो मोरेन अगर पैरेलल है ना ग्लेशियर वैली के, तो उसको लेटरल बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, लेटरल मोरेन बोलेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। एस्कर्स आप समझ गए, ये हमारा ग्लेशियर है, ग्लेशियर के अंदर कहीं पे कुछ मेल्टिंग हो रही है, और अगर ये रिवर के फॉर्म में बाहर आ जाए और जो एरोडेड मटेरियल को लेकर आना शुरू कर दे, यहाँ पे इरोजन स्टार्ट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, एस्कर्स बोलेंगे, राइट। वाटर accumulated beneath the glacier and flow like stream in a channel beneath the ice. Very coarse material like boulders and blocks along with some minor fractions of rock debris carried out in this stream. Basically क्या है, ग्लेशियर जब पिघलना शुरू होता है तो उसके अंदर से रॉक्स के बड़े बड़े पार्टिकल्स, बड़े बड़े पार्ट्स और सॉइल के पार्टिकल्स ये सब बाहर आने लग जाते हैं, इसको बोलते हैं एस्कर। आउटवॉश प्लेन आप समझ गए, प्लेन एट द फुट ऑफ ग्लेशियर माउंटेन, जो भी प्लेन से ग्लेशियर माउंटेन पे, उसको हम आउटवॉश प्लेन्स बोलेंगे, राइट। ड्रमलेंस देखते हैं। ड्रमलेंस आर स्मूथ ओवल शेप ridges like feature composed mainly of glacier tilts with some masses of gravel and sand. ड्रमलेंस हम समझ गए थे, ये हमारा हिल था, यहाँ पे हमारा ग्लेशियर था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा स्टॉस है, ये हमारी टेल है, इनको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, ड्रमलेंस बोलेंगे, ठीक है। वन ऑफ द ड्रमलेंस फेसिंग द ग्लेशियर इज कॉल्ड स्टॉस। अब ये हिल था, जहाँ पे ग्लेशियर है, ये एरिया पे ग्लेशियर है, इसको क्या बोलेंगे हम, स्टॉस बोलेंगे। और एंड द ब्लंटर एंड स्टीपर देन द अदर एंड कॉल्ड टेल, ठीक है। तो एंड में क्या होता है, इसके टेल होती है, सिंपल, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे वेव्स एंड करंट, ठीक है। तो वेव्स एंड करंट में क्या है, हम सब ने देखा है बीचेस को, किसको, बीचेस को। तो बीचेस में क्या होता है, बेसिकली ये एक लैंड मास है और यहाँ पे क्या है, ओशन है, यहाँ पे क्या आती है, वेव्स आती हैं, राइट। एंड बीच क्या है, व्हाट इज दिस बीच, पहले एक टाइम पे बहुत बड़े बड़े रॉक्स हुआ करते होंगे, उनमें एरोजन हुआ। एरोजन कैसे हुआ, क्योंकि पानी बार बार आके टकरा रहा है सी में से, है ना, इसकी वजह से क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए, छोटे छोटे सैंड के मॉलिक्यूल्स बन गए, किसके, सैंड के मॉलिक्यूल्स बन गए। तो ये हमें किस में देखने को मिलता है, ये हमें वेव्स में देखने को मिलता है, राइट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इनको हम पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी इनको कवर करते हैं। हमें केवल कंसेप्ट पे फोकस करना है, कोई चीज़ क्या है, कहाँ मिलती है, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। अब इसमें भी ना दो टाइप के कोस्ट होते हैं, दैट इज सबमर्ज कोस्ट एंड इमर्जेंट कोस्ट। इमर्ज मतलब कोई चीज़ इमर्ज हो रही है, बाहर निकल रही है, सबमर्ज मतलब कोई चीज़ सबमर्ज हो रही है, राइट। अब सबमर्ज कोस्ट कौन सा होगा, हाई रॉकी कोस्ट। मतलब बेसिकली जैसे मान लो ये समुद्र है, ये समुद्र है,
तो ये इस तरह का यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस विल बी माउंटेन्स, और यहाँ पे एकदम खाई होगी और फिर नीचे क्या होगा हमारे, पानी होगा, राइट। दूसरा हमारा क्या दे रखा है, लो स्मूथ एंड जेंटली स्लोपिंग। अगर मान लो ये आपका ओशन है तो यही हमारा क्या होगा, स्लोप, ये लैंड है और ये हमारा ओशन है, तो जेंटल स्लोप है यहाँ पे, ठीक है, लो एंड स्मूथ जेंटल स्लोप। अब आता है हाईली रॉकी कोस्ट। देखो हाईली रॉकी कोस्ट में ना इरोजन होगा, अच्छा खासा इरोजन होगा। यहाँ पे हम कुछ स्पेशल चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे हमने फ्योर्ड्स को पढ़ा था। तो फ्योर्ड्स में हमने क्या देखा था कि इस तरह के ना ऐसे ऐसे बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, और बीच में पानी का एक एरिया होता है, जो पानी है जो 3 साइड से लैंड या माउंटेन से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपको फ्योर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहाँ से बन रहे हैं, ग्लेशियर की वजह से बन रहे थे, अभी हमने जस्ट देखा इसको, राइट। यहाँ पे भी हमारे काफ़ी सारे इरोजन डोमिनेट करेगा। क्यों डोमिनेट करेगा इरोजन, जैसे यहाँ पे ना इतने बड़े बड़े रॉक्स हैं, ये रॉक्स हैं अच्छी खास, ठीक है, ये रॉक्स है, यहाँ पानी है, ये पानी बार बार ऐसे टकराएगा, और जब टकराएगा इन रॉक्स को तोड़ेगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉर्म कर देगा, राइट। अब इसको रीड आउट करते हैं। देखो क्लिफ वेव कट ये सब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सी 2 चीज़ समझते हैं। ये जो ब्राउन कलर से मैंने बनाया ना ये बॉर्डर, ये हमारा है लैंड। क्या है ये, लैंड। जो मैंने बेसिकली ग्रीन से बनाया है ये लैंड है, राइट। जहाँ येलो दिख रहा है आपको, ये येलो पार्ट, ये क्या है, सैंड। क्या है ये, सैंड, राइट। और जो ब्लू पार्ट है वो क्या है, पानी, सिंपल। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, ये जो लैंड था, जैसे मान लो ये लैंड, वेट, ये लैंड है, राइट। अगर इस लैंड, ये लैंड है और ये है वाटर, अगर इस लैंड में से एक पार्ट इस तरह से बाहर निकल जाता है, एक एक्सटेंशन आ जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सैंड स्प्लिट, राइट। तो ये लैंड था, ये लैंड था, इस लैंड में से क्या हुआ, एक एक्सटेंशन बाहर आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, सैंड स्प्लिट, सिंपल। अब मान लो सैंड स्प्लिट यहाँ से कट जाता है, ये सैंड स्प्लिट यहाँ से कट गया, तो क्या बोलेंगे इसको, अलग अलग, मतलब छोटे छोटे से आइलैंड जैसा आप बोल सकते हो, ऑफ शोर सैंड बार। क्या बोलेंगे, ऑफ शोर सैंड बार, समझ गए। अब मान लो ये बीच है और बीच के जस्ट थोड़ा दूर ही ना छोटी सी लेक बन गई। क्या बन गई, छोटी सी लेक बन गई, और इस लेक में क्या है, समुद्र का ही खारा पानी है, समुद्र का ही सॉल्टी वाटर है, ओशन का, राइट। इस लेक को हम क्या बोलेंगे, लगून, सिंपल, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी हमने देखा कि हमारा जो रॉक इस तरह से, जस्ट वेट अ सेकेंड, इस तरह से ना हमारे ये रॉक्स थे, राइट। यहाँ पे ना पानी टकरा रहा था, तो कहीं से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है इस पर, राइट, हर तरफ से पानी आ रहा है, हर डायरेक्शन से, एंड इसमें ना थोड़ा सा इरोजन हुआ और यहाँ क्या बन गई, छोटी सी बन गई केव, ठीक है। तो केव आपको पता है क्या होती है, गुफा होती है। अब क्या हुआ, केव यहाँ से भी बन गई और पीछे साइड से भी बन रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आर्क बन जाएगी। अब देखो मैंने क्या किया ना, मैंने आपको यहाँ पे ब्राउन इसलिए दिखाया है कि छोटा सा स्कूप आउट किया है, जैसे आइसक्रीम निकालते हैं ना डब्बे में से, वैसे हमने स्कूप आउट किया है। तो क्या बन गया हमारा, स्कूप आउट होने की वजह से इट इज़ केव, राइट। यहाँ मैंने ब्लू कलर से डैश किया क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पीछे स्काई है, जो लाइट ब्लू दैट इज स्काई, ये स्काई है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीछे से भी यहाँ पे गुफा बनी, यहाँ से भी गुफा बनी, कोलैप्स होकर बीच में ऐसा एरिया बन गया, राइट। यहाँ मूवी वगैरह की काफ़ी शूटिंग वगैरह आपने देखी होंगी, इसको बोलते हैं आर्क, समझ गए। बेसिकली क्या हुआ, एक गुफा बनी, फिर वो गड्ढे में बन गई, फिर उसकी हाइट ऐसे से बढ़ती रही, राइट। तो क्या हुआ, पहले इतनी सी गुफा थी, फिर और बड़ी गुफा हुई, फिर पीछे साइड से भी गुफा मिल गई, फिर ये पूरा ऐसे छेद जैसा ही बन गया, राइट। एंड ये क्या हुआ, इसकी हाइट इंक्रीज़ होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। फाइनली क्या होगा, इसकी हाइट एक दिन इतनी इंक्रीज़ हो जाएगी कि यहाँ पे ये दोनों टूट के अलग अलग हो जाएंगे, और ये एक पिलर बन जाएगा और ये एक हमारा अलग माउंटेन बन जाएगा, राइट। तो क्या होगा, ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, इस चीज़ में, इस तरह से पिलर बन जाएगा, इसको बोलेंगे हम स्टैक। क्या बोलेंगे, स्टैक। अब क्या होगा, यहाँ पे इरोजन शुरू होगा, यहाँ से इरोजन शुरू होने लग जाएगा ऊपर से इसका, बिकॉज ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ विंड, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैम्प, समझ गए। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इसको देख लेते हैं। तो हमने ये देखो बैरियर बार स्पिट लगून से हमने देख लिया क्या होता है, राइट। अब यहाँ पे क्लिफ, टेरेस, केव्स एंड स्टैक। तो क्लिफ का मतलब क्या होता है, खाई। ये हमारे रॉक है, ये हमारा ओशन है, ये जो दिख रहा है ना ये क्या है, ओशन है। तो ये हमारा रॉक है बड़ा बड़ा, ये हमारा ओशन है। ये क्या है, खाई है, खाई बोलते हैं ना, खाई समझिए क्या होता है, राइट। तो इस खाई को क्या बोलेंगे हम, क्लिफ, राइट। अब आता है टेरेसेस, क्या होता है। देखो इस बात को ध्यान से समझना, ये हमारे हैं माउंटेन, ठीक है, ये हमारा है कुछ पीस ऑफ लैंड, एंड ये है हमारा ओशन। मैं इसको ड्रॉ करती हूँ दूसरा पेन से, जस्ट वेट अ सेकेंड। सो दिस इज़ योर रॉक माउंटेन, ये क्या है, हमारा रॉक माउंटेन है, ठीक है। रॉक माउंटेन के बाद ये लैंड है, ये क्या है, लैंड। एंड ये जो जगह है ना, यहाँ है ओशन, ये ओशन है। मैं इसको ब्लू कलर से कर देती हूँ, दिस इज़ हमारा ओशन, राइट। तो अब क्या होगा, ये जो एरिया है इसको तो हमने क्या बोला, ये तो क्लिफ हो गई, ये खाई हो गई ना, इसको क्या बोलेंगे, क्लिफ, ठीक है। ये जो लैंड है इसको क्या बोलेंगे हम, टेरेस। क्या बोलेंगे इसको, टेरेस। केव मतलब आप समझ गए, केव का मतलब क्या होता है,
गुफा, स्टैक हमने अभी समझ लिया, राइट। तो प्लेटफॉर्म अकरिंग एट एलिवेशन अबाउट द एवरेज हाइट ऑफ वेव इज कॉल्ड वेव का टेरेस, हमने समझ लिया। एलिवेशन मतलब बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है ना, जो वेव के जस्ट हाइट से थोड़ा सा ऊपर ही है, दैट इज टेरेस, राइट। जैसे ये हमारा वेव है, इसके थोड़े ही ऊपर है क्या है, टेरेस, समझ गए। नाउ क्रिएट हॉलो एंड दीज हॉलो गेट वाइडन डीपनिंग इन द फॉर्म ऑफ सी केव्स, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक छोटा सा इरोजन हुआ, वो बहुत डीपन होता गया, क्या बन गया, केव बन गया, राइट। अब आता है हमारा बीचेस एंड ड्यून्स। तो बीच आप सबको पता है क्या होता है, बीच आप सबने देखी है तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, राइट। ड्यून्स क्या होता है, मिट्टी के टीले होते हैं। कभी देखा है घर बनता है तो बड़े बड़े मिट्टी के टीले बाहर इकट्ठे कर देता है, वैसे ही टीले अपने आप, मतलब इस तरह से ऐसे ना टीले होते हैं, राइट। वही टीले अपने आप जब बन जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ड्यून्स। मैं हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ सो दैट ये वर्ड्स थोड़े सुने हुए हैं तो समझ में आएंगे अच्छे से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो बार बैरियस स्ट्राइप्स, ये तो हमने समझ लिया था, इसको रीड कर लेते हैं। तो व्हेन दे आर पैरेलल टू कोस्ट इट इज नोन एज ऑफ शोर बार, हमने ऑफ शोर बार अभी देखा ही था, ठीक है। बैरियर बार्स गेट कीड अप इन वन एंड एंड वेव व्हेन दे आर कॉल्ड स्पिट्स, ये भी हमने देख लिया था, राइट। अब आता है हमारा फाइनली विंड। अब हम किस पे आ गए हैं, विंड पे आ गए हैं, वेरी सॉरी। अब हम आ गए फाइनली विंड पे, राइट। तो विंड में हमें अगेन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इनको समझते हैं, एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे। तो फाइनली हमारा आता है सबसे पहले एरोजन, पहले एरोजन देखेंगे फिर डिपोजिशन देखेंगे। पहले आता है हमारा पेडिमेंट्स, दूसरा हमारा आएगा पेडी प्लेन्स, ठीक है। पेडिमेंट्स एंड पेडी प्लेन्स अलग अलग है, कंफ्यूज मत करना, राइट। तो जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स क्लोज टू माउंटेन्स एट देयर फुट विद और विदाउट अ थिन कवर ऑफ डिब्रीज आर नोन एज पेडिमेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जो रॉक फ्लोर है ना, माउंटेन, जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन के नीचे रॉक फ्लोर है, उस पर बहुत ज़्यादा इरोजनल चीज़ें इकट्ठी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिब्रीज इकट्ठा नहीं है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, पेडिमेंट्स, ठीक है। बेसिकली ये हमारा माउंटेन है, माउंटेन के नीचे एक प्लेन एरिया है, वहाँ बहुत ज़्यादा इरोडेड मटेरियल इकट्ठा नहीं है, इसको क्या बोलेंगे हम, पेडिमेंट्स, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, जैसे माउंटेन है, माउंटेन का क्या होगा, इरोजन स्टार्ट होगा, तो माउंटेन किस में कन्वर्ट होगा, हिल्स में। हिल्स किस में कन्वर्ट होंगे, इंसेलबर्ग में, इंपॉर्टेंट, इंसेलबर्ग में, राइट। इंसेलबर्ग क्या होता है, बेसिकली जब माउंटेन, जैसे ये माउंटेन है ना, ये माउंटेन इरोड होना शुरू होता है और अल्टीमेटली ना समवट फ्लैट जैसा हो जाता है, थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है ऊपर से, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम, इंसेलबर्ग, समझ गए। ऊपर से थोड़ा फ्लैट हो जाता है, टेबल जैसा दिखने को लगता है, उसको हम बोलेंगे इंसेलबर्ग, समझ गए। अब इंसेलबर्ग को और भी ज़्यादा इरोड कर दो तो ये फीचरलेस प्लेन जो बचेगा दैट इज पेडी प्लेन्स। एक बार रिवाइज कर लेता है। बेसिकली क्या हुआ, ये माउंटेन है, माउंटेन के नीचे का जो प्लेन है, ये प्लेन एरिया जहाँ पे इरोडेड मटेरियल इकट्ठा नहीं है ज़्यादा, उसको बोलेंगे पेडिमेंट्स, ठीक है। फिर आया हमारा माउंटेन, माउंटेन इरोड होकर क्या बनेगा, हिल बनेगा। अगर मान लो माउंटेन इरोड होकर ऐसा बन जाता है कि टॉप में ना उसके ऐसे कर्व नहीं बचता, वो ऐसा हो जाता है, वो टॉप से थोड़ा सा फ्लैट टाइप हो जाता है, ठीक है, उसको बोलेंगे इंसेलबर्ग। अब मान लो ये और भी ज़्यादा इरोड होता है और प्लेन, फीचरलेस प्लेन में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलेंगे पेडी प्लेन्स, समझ गए। फिर आता है प्लायाल्स। प्लायास ये PYQ है, इंपॉर्टेंट है। कैसे PYQ है, यूपीएससी ने पूछा था, कुछ एग्जाम्पल देते हैं लेक्स के, देन पूछा था कि ये क्या है, ठीक है। तो इस तरह से दैट इज इंपॉर्टेंट। तो प्लायास क्या होता है, ये सॉल्ट वाटर लेक होता है, ठीक है। क्या होता है, सॉल्ट वाटर लेक। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, समझ गए। तो इनको क्या बोलेंगे हम, सॉल्ट वाटर लेक, राइट। तो शैलो लेक्स आर कॉल्ड प्लायास वेयर वाटर इज रिटेन ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब थोड़े टाइम पीरियड के लिए पानी आता है। यूजुअली डिजर्ट वाले राजस्थान एरिया में बहुत देखने को मिलता है, राइट। एंड कंटेन गुड डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट बहुत मिलता है, तभी तो इसको एल्कली फ्लैट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एल्कली फ्लैट्स। आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मशरूम टेबल एंड पेडेस्टल रॉक्स बोलते हैं इसको हम अच्छे समझते हैं। लेट मी ऐड वन पेपर। देखो एक बात समझना, मान लो ये एक बहुत बड़ा सा रॉक है, ठीक, और ये है हमारा लैंड, ये है लैंड, ये है रॉक, ओके। अब देखो यहाँ पे 2 कॉलम ऑफ एयर है, बहुत ध्यान से सुनना, 2 कॉलम ऑफ एयर जा रहा है। दिस इज कॉलम ऑफ एयर नंबर 1 एंड दिस इज कॉलम ऑफ एयर नंबर 2, और इन दोनों में 10 मीटर का फासला है, 10 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब दोनों एयर है ऑलमोस्ट सेम स्पीड पर जा रही है, बट एक बात ध्यान रखना, जो एयर 1 है ना, वो जितना एरोडेड मटेरियल अपने साथ कैरी कर पाएगी, जब आंधी आती है तो आंधी धूल लेकर के आती है, राइट। तो जो एयर 1 है वो जितना एरोडेड मटेरियल, जितनी धूल अपने साथ लेकर के आ पाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एयर 2। क्यों, एयर 2 पे ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, राइट। तो आप ना इतनी ज़्यादा धूल को लेकर ऊपर तक एयर जा नहीं पाएगी। इसको ऐसे समझो, जब आंधी आती है ना, तो जो ज़मीन के पास जितना होगा ना आंधी, उतनी ज़्यादा धूल होगी, और जितना आप ज़मीन के ऊपर होगे उतनी धूल कम होगी। हवा की स्पीड ज़्यादा हो सकती है बट धूल कम होगी। क्यों, जब भी एयर ट्रैवल करती है, जितना वो अर्थ के पास में होगी उतना उसकी इरोडेड मटेरियल कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मतलब वो अपने साथ उतनी ज़्यादा धूल मिट्टी को और कैरी कर सकती है। जब एयर ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर वाली जो एयर होती है, जो A2 कॉलम है, A2 कॉलम इतना ज़्यादा इरोडेड मटेरियल कैरी नहीं कर पाएगा। रीज़न भी क्यों, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, तो ग्रेविटी सारे के सारे सॉइल को नीचे के टुवर्ड्स धकेलेगा,
राइट। इतनी ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एयर बहुत ज़्यादा इरोडेड मटेरियल को कैरी नहीं कर पाएगी। इस कंसेप्ट को समझ गए? तो बेसिकली A1 में जो इरोजन, इरोडेड मटेरियल, जो मिट्टी धूल लेकर के चल रही है A1, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू A2। इतना समझ गए अब आप? अब ये रॉक है, ये रॉक भी कितनी है, मान के चलो 10 मीटर की है, ठीक है, 10 मीटर या चलो 15 मीटर की रॉक है। अब क्या हुआ, ये एयर इस पर बार बार टकरा रही है, बार बार ये एयर, ये ऊपर वाली और ये दोनों एयर इस पर टकरा रही है। अब क्या होगा, जब ये एयर इस पर टकराएगी तो यहाँ पे इरोजन स्टार्ट होगा। कहाँ पे? इस एरिया पे इरोजन स्टार्ट होगा। जब ये एयर यहाँ टकराएगी तो यहाँ इरोजन स्टार्ट होगा, राइट। अब जब एयर 1 टकरा रही है तो एयर 1 अपने साथ ज़्यादा रॉक्स को, डीब्रीज को या फिर सॉइल के पार्टिकल्स को लेकर जा रही है। A2 बहुत हल्की सी हवा है, तो A2 टकराएगी ना तो इतना नुकसान नहीं करने वाली, राइट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, A1 जब टकराएगी तो इरोजन ज़्यादा होगा, A2 जब टकराएगा तो इरोजन कम होगा। क्यों? A2 अपने साथ ज़्यादा क्या लेकर के जा रही है, रॉक, डीब्रीज और सॉइल, राइट। अब जैसे ही इसे टकराएगा तो क्या होगा, यहाँ पे इरोजन होगा। इसको ऐसे कंसिडर करके चलो, ये एक रॉक है, आपके पास एक पत्थर है, आप यहाँ से पत्थर फेंकते रहो, उसके ऊपर अलग अलग पत्थर रोज़ फेंको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, गड्ढा जैसा बन जाएगा। क्यों? यहाँ पे इरोजन हो गया। सेम यही कर रहा है एयर 1 एंड एयर 2। जब एयर 1 इस पर टकराती है तो उसमें इरोजन ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एयर 2 का इरोजन। क्यों? एयर 1 अपने साथ ज़्यादा मटीरियल लेकर जा रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इरोजन हुआ, तो आज तो ये ऐसा दिख रहा है, 100 साल बाद इसकी शेप क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, और 100 साल बाद कितनी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, और 100 साल बाद क्या होगी, ऐसी हो जाएगी इसकी शेप, ठीक है। ये क्या है, ये मटेरियल इरोड हो गया, ये पूरा मटेरियल इरोड हो गया। अच्छा, यहाँ से भी हवा आ रही होगी, यहाँ से भी तो हवा आ सकती है, तो क्या होगा, पहले ये ऐसे इरोड होगा, फिर ऐसे इरोड होगा, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली फाइनली इट विल फॉर्म इन दिस शेप, ठीक है। यहाँ और यहाँ इस एरिया में इरोजन हो गया हमारा पूरा। ओरिजिनल हमारी ऐसी दिखती थी रॉक, अब कैसी दिख रही है, इस शेप की दिख रही है। ये जो एरिया है पूरे इरोजन हो गया, यहाँ इरोजन हो गया। क्यों? क्योंकि जो नीचे वाली एयर है उसमें ज़्यादा इरोडेड मटेरियल है, तो जब भी वो टकराएगी इरोजन ज़्यादा करेगी। तो जो रॉक ऐसी दिखती है ना, इट विल स्टार्ट टू लुक लाइक दिस। इसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक। सिंपल, समझ गए? दैट्स इट, दैट वाज द कंसेप्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक, टेबल या फिर पेडेस्टल रॉक। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, बहुत ईजी है, अच्छे समझेंगे। देखो, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में क्या होता है ना, सैंड ड्यून्स बनते हैं। आपने देखा होगा ना कि राजस्थान में सैंड ड्यून्स बन रहे हैं, डेजर्ट में, थार डेजर्ट में, राइट। तो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, बेसिकली मिट्टी के टीले होते हैं और ये मूव करते रहते हैं। क्यों मूव करते हैं? जैसे मान लो ये मिट्टी का टीला भी यहाँ पर है, जैसी हवा आएगी तो हवा अपने साथ क्या करेगी, इस मिट्टी को लेकर के चली जाएगी, और ये मिट्टी का टीला कुछ आवर्स बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, राइट। तो ट्रैवल करता है। अब एक चीज़ समझना, सैंड ड्यून्स में बहुत अच्छे से डायरेक्शन को समझो। ये है विंड की डायरेक्शन, ये है विंड की डायरेक्शन, ठीक है। विंड की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ है। मैं दूसरे पेन से ड्रॉ कर देती हूँ। विंड की डायरेक्शन है यहाँ, समझ गए विंड की डायरेक्शन कहाँ पे है, राइट। अब विंड की डायरेक्शन अगर यहाँ पे है और सैंड ड्यून्स बने इस शेप के, जिस डायरेक्शन में विंड जा रही है उसी डायरेक्शन में टेल बने, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बर्चन्स। समझ गए भाई, विंड है इस डायरेक्शन में और जो सैंड ड्यून्स हैं उसकी टेल भी कौन सी है, इसी डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बर्चन। समझ गए? अब मान लो ये बर्चन है, जितना इसका लेफ्ट वाला है उतना इसका राइट वाला है, सॉरी, जितना इसका राइट वाला है उतना इसका लेफ्ट वाला है, राइट। अब लेट्स इमेजिन बर्चन्स आधे बने, बर्चन्स बने इस शेप के, उसको क्या बोलेंगे हम, सेफ, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में हमारी वेव, सॉरी, इस डायरेक्शन में विंड, इस डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है। अगर सैंड ड्यून्स उल्टे बनते हैं, बर्चन के बिल्कुल उल्टे बनते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे उग रखे हैं, तो पेड़ पौधे क्या करेंगे, स्पीड को रोक देंगे, तो बर्चन, तो बेसिकली इस टाइप का आपको सैंड ड्यून्स देखने को मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। सिंपल। अब इस डायरेक्शन में विंड है बट सैंड ड्यून्स बने इस डायरेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाए, इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स। अब अगर इस डायरेक्शन में विंड है और इस डायरेक्शन में लंबे लंबे ड्यून्स बन जाए, उसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। सिंपल, बस इतना ही था, दैट्स इट। तो एक बार रिवाइज करते हैं। क्रेसॉन शेप के, क्रेसॉन अपने एक फ्रेंच बहुत एक्सपेंसिव ब्रेकफास्ट होता है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, इट्स वेरी स्वीट एंड आई डोंट नो हाउ पीपल ईट इट, बट खैर रिस्पेक्ट टू पीपल हु डज। खैर क्रेसॉन शेप होता है ना, चांद के शेप का, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्चन्स। जिस डायरेक्शन में विंड है उसी डायरेक्शन में अगर टेल है तो दैट इज बर्चन्स, राइट। जिस डायरेक्शन में विंड है अगर आधी टेल उस डायरेक्शन में, आधी टेल बनी नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेफ। जिस डायरेक्शन में विंड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर टेल है तो क्या बोलेंगे उसको, पैराबोलिक। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, पैराबोलिक तब बनेगा जब बीच में यहाँ पे कोई ना कोई वेजिटेशन हो। अब जिस डायरेक्शन में विंड है अगर उसके परपेंडिकुलर ड्यून्स बने तो उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स, और जिस डायरेक्शन में विंड है उसी डायरेक्शन में अगर लंबे लंबे ड्यून्स बने उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। सिंपल। तो क्रेसॉन शेप ड्यून्स आर कॉल्ड बर्चन्स एंड
विद द पॉइंट और विंग्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन। ये विंड डायरेक्शन है और इसके ही अवे, इसी एग्जैक्ट डायरेक्शन में, इसी के अवे क्या है हमारा क्रिसॉन शेप में। पैराबोलिक में क्या होगा, दे फॉर्म व्हेन सैंडी सरफेस आर पार्शली कवर्ड विद वेजिटेरियन। यहाँ पे वेजिटेशन है, इसकी वजह से बिल्कुल ही क्रिसॉन के उल्टे शेप के, बर्चन्स के उल्टे शेप के बने हैं। देन सेफ इज सिमिलर टू बर्चन्स विद द स्मॉल डिफरेंस, सेफ हैज़ ओनली वन विंग और पॉइंट, यहाँ पे केवल एक विंग होगा, समझ गए। फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या है, फॉर्म व्हेन सप्लाई ऑफ लैंड इज पुअर एंड विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट, ये इंपॉर्टेंट याद रख लेना। यहाँ पे क्या सप्लाई पुअर है, विंड डायरेक्शन कांस्टेंट है। फिर आता है ट्रांसवर्स ड्यून्स, ये क्या है, दे आर अलाइंड परपेंडिकुलर टू द विंड, विंड यहाँ है तो उनकी डायरेक्शन यहाँ है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सिंपल। सो फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर। आगे वाले चैप्टर्स अच्छे से कवर करके चलेंगे, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अभी इसको रिवाइज करो, आगे थोड़ा स्पेस अप करेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस चैप्टर वॉज इंपॉर्टेंट, गो रिवाइज इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट।